राजवीर, जो न्यू चैप्टर है बेटा, जिसके बारे में हम लोग आपसे बात करने वाले, विच इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। आज जो भी आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, पहला एम्प्लॉयमेंट और दूसरा इसके बाद जो सस्टेनेबल वाला है, जिसमें कृष्णा बहुत आसान सी बात है। मतलब सबसे पहले जब मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो मैं इसके अंदर बात करूंगा एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ कैसे हुई है। समय अनुसार समय जो पहले होती थी बेटा, उससे अभी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है। हुई है जसप्रीत, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड भी हो गए। जहाँ एम्प्लॉयमेंट को हटाने के सोर्सेज भी हैं कि एम्प्लॉय काम ना करें और मशीन ही काम करें, वही एम्प्लॉयमेंट बढ़ी भी है। जैसे अपन बोलते हैं बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज अपना वर्क फ्रॉम होम जो ये हुआ, जोमैटो, रैपिडो और ये सब जो हुआ, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा भी तो है। ब्लिंकिट हुआ, ये हुआ, भले किसी भी सोर्स में हुआ। हम उसको एजुकेशन लेवल पे नहीं देखते। एजुकेशन वालों के लिए तो ठीक है, आईटी कंपनीज में वैसे चैट जीपीटी और ये एआई के आने से ये कम हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उस पर अपन बहुत आज बात करेंगे। तो बेटा एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले मैंने बात करी कि ग्रोथ की। इसके बाद जो मैं बात करूंगा विच इज़ इनफॉर्मलाइजेशन। जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वो है इनफॉर्मलाइजेशन। जब एक पर्सन कोई फॉर्मल सेक्टर छोड़ के इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ बढ़ता है तो उसको इनफॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं स्कूल में भी हूँ, यूनिवर्सिटी में भी हूँ, दिस इज फॉर्मल सेक्टर। बट जब मैं मान लीजिए कि फ्रीलांसिंग करने लगा, कुछ दिनों वहाँ कुछ दिनों वहाँ, इसको कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल जहाँ पे आपके रूल्स रेगुलेशन पे सब कुछ आपका एक अकॉर्डिंग टू रूल्स या अकॉर्डिंग टू एक प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट की तरह होता है, वैसे वो आपका इनफॉर्मल में कुछ नहीं होता। बोलो यस और नो। इसके बाद बेटा और भी अपन इससे रिलेटेड एंड सम अदर इश्यूज की बात आपसे यहां पर करेंगे। ठीक है बेटा, जो सबसे पहले मैं यहां पे आपको पॉइंट समझाना चाहता हूं बेटा, वो है वर्क एट होम, जिसको आप बेटा एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम भी कह सकते हैं। वर्क एट होम या वर्क फ्रॉम होम। वर्क एट होम, घर पे काम करिए या घर से काम करिए, दोनों एक तरीके से देखा जाए तो वर्क एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम वन एंड द सेम थिंग एक तरीके से बोला गया है। तो यशराज, अपन क्या करते हैं बेटा यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम। आपको लगता होगा कि कोविड के बाद से बेटा वर्क फ्रॉम होम बहुत बड़ा प्रचलन में आया, मुझे भी यही लगता था। बट जब मैंने इसकी स्टडी करी भव्य, तो मैंने ये पाया कि ये जो बेटा वर्क फ्रॉम होम है ये पहले से ही चलता था। जैसे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रूरल एरिया की तरफ होती हैं, तो वहाँ पे जो फीमेल्स होती है जो आकर काम नहीं कर सकते, वो लोग रॉ मटेरियल लेने आते हैं और रॉ मटेरियल लेके घर चले जाते हैं। अब वो जितने पीसेस बनाएंगे, जिसको आप लोग कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, अगर आपको याद आ रहा हो टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स, डिफरेंशियल पीस, हाँ यस, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, मतलब जिसने जितना पीस बनाया, जैसे जितना प्रोडक्ट बनाया वैभव, उसको उतना। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मामा का क्योंकि उदयपुर में सीजनल बिजनेस है, क्योंकि वो एरिया ही वैसा है, तो उनका बैंक भी है परमानेंट बेसिस पे, बट सीजनल भी है। जैसे राखी के समय रक्षा, ये राखी का, और होली के समय कलर्स, फिर फायर क्रैकर्स, जैसे उनके सीजनल भी हैं और एक उनकी बैंक भी है। तो बचपन में जब हम जाते थे प्रोबेबली मई, तो जून जुलाई छोड़ के अगस्त में फिर आपका रक्षाबंधन नियर बाय होता था, क्योंकि मार्च में हम खत्म कर मई में जा रहे हैं तो होली तो हो गई। तो क्या होता था अब रक्षाबंधन, तो वो कोलकाता से माल लाते थे, और हम बहुत सारे कजिन्स थे, क्योंकि मम्मी को इंक्लूड करके 4 मासियां और हैं, 3 मामा हैं, तो बड़ी फैमिली है उदयपुर में। तो वहाँ पे मामा सुबह हमको जाते जाते, जब वो शॉप जाते थे, तो एक राखी बनाकर दिखा देते थे कि इसको ऐसा है। जनरली तो बीच वाला जो पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं, वो बना हुआ रहता है, आपको उसमें थ्रेड अच्छा अटैच करनी होती है। इस तरीके से ओम हम लोग वहाँ पे राखी बनाते थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि एक राखी हमें सैंपल बेसिस पर बना देते थे बेटा, और हमको बता के सब कजिन्स, मुझे लगता है हम लोग प्रोबेबली 15-20 कजिन्स थे जसप्रीत। तो अभी तो ठीक है, अब तो कम जाना होता है, पहले तो एवरी मई मंथ वो होता था, अब तो कभी सालों में कभी जाना होता है, और सबसे मिलना तो बहुत साल हो गए। तो क्या होता था कि वो हमको दिखा देते थे और कहते थे मैं एक राखी जो प्रॉपर आप बना के देंगे उस पर 1 रुपया आपको दूंगा। अब हम तो, क्योंकि जो बॉयज वाली कैटेगरी होती थी वो तो मस्ती खेलने क्रिकेट और ये सब में, फिर भी अपन दिन भर में पूरा समय निकाल के कैसे ना कैसे 50 एक बना लेते थे। सिस्टर्स जो थी वो थोड़ा टाइम, क्योंकि वो लोग आउटडोर गेम्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, तो वो मेरी जो सिस्टर थी वो तो 100, 150, 200 जस्ट ग्रीड में नहीं, लेकिन उनको टाइम होता तो वो बना लेते थे। मामा आते थे, फिर काउंट करवाते थे, खुद से आप काउंट कर लो, बता दो आप हमारे सामने कितना हुआ। इसे कहा जाता है वर्क एट होम।
रॉ मटेरियल आपने ले लिया। वैसे ये तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल बताया। ऐसे बेटा जो फीमेल्स होती हैं वो इंडस्ट्रीज से कच्चा माल ले आती हैं हाथ में, और घर जाके बेटा वो उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं। बेटा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, इवन आपके नमकीन को पैकेट में पैक करना, अगरबत्ती को पैक करना, हाँ, पेंसिल्स को भी पैकेट में डालना, ये तो खैर वो इंडस्ट्री पे भी हो सकता है। एक ऐसा काम जिसको थोड़ा सा आपको समय भी लगे, कुल्फी हो गया बेटा, और आजकल तो ये पापड़ और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब बेटा वर्क एट होम और वर्क फ्रॉम, ये उस समय से बेटा ज्यादा फेमस है। कोविड में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। कोविड में क्या हुआ कि कोविड में बेटा, क्योंकि आपको भी पता है सारा आउटसाइड जाना अपना बंद हो गया था, तो कोविड में ऐसा हुआ कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम, और आपको तो जो टीचर्स भी मिले वो भी जूम टीचर्स मिले। जूम टीचर्स आपको पढ़ाने लगे, जूम पे पढ़ाने लगे। और कैसे और आप लोगों ने अपनी कुछ एक आध साल की क्लासेस आत्मिक अपन ने कैसे स्पेंड करी, जूम पर करी। इवन आज भी बता रहा हूँ, उसके जस्ट बाद कोविड के बाद मेरा उसी समय गुरुग्राम जाना हुआ था। अब वो पहले गुड़गांव था, वो अब गुरुग्राम कहलाता है। तो वहाँ पे जो रास्ता है वो नोएडा से होते हुए जाता है। नोएडा पे करीबन 10 किलोमीटर तक मैं मेट्रो में गया, तो आइट साइड पूरी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो मैंने किसी से पूछा लोकलाइट से क्या है, बोले ये आईटी कंपनीज हैं। मैंने कहा कितनी होंगी, बोला लाखों में होंगी, काउंट ही नहीं कर सकते। बिल्डिंग 10 किलोमीटर तक बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी। अपने सामने विक्टोरिया अर्बन है ना, ऐसे काउंट कर लीजिए 10 किलोमीटर तक आइट साइड में बिल्डिंग। तो बोला ये कोविड के पहले बंद हो गई थी क्योंकि सब अपने अपने घर चले गए, अभी तक खुल भी नहीं पाई। मैंने कहा ऐसा क्यों, अब तो सब खुल चुका है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं तो वो लैपटॉप पे ही काम करेंगे, लैपटॉप पे काम करेंगे। फिर उनके लिए इतनी फैसिलिटी करना, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इससे अच्छा उनको बोला गया है अपने घर पे ही रहिए और वहीं पे वर्क फ्रॉम होम करके हमें टारगेट्स जो हम बोलते जा रहे हैं वो कंप्लीट करके देते जाइए, मेल पे भेजते जाइए। हम लोग उनसे जूम मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ वाला भी आईटी पर्सन ही था, तो वो अभी बाहर चले गया आउट ऑफ इंडिया। तो उसने बताया कि हम जूम पे कनेक्ट हो जाते हैं फ्राइडे को, सैटरडे संडे तो ऑफ होता है आईटी में, फ्राइडे को कनेक्ट होते हैं, हफ्ते भर का बता देते हैं, या बीच में भी कभी जरूरत पड़ती है। आज भी सब घर पर हैं। वाईफाई का बिल कंपनी भर देती है, यहाँ पे आप आओगे इलेक्ट्रिसिटी चलाओगे, वॉशरूम फिर कोई आपको मतलब क्लीनर रखना पड़ेगा, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। आओगे को एक आध आईटी कंपनी में कॉफ़ी मशीन भी रखनी पड़ती है, स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, तो वो सब बंद है। अब तो आईटी कंपनी पे क्वेश्चन मार्क है, आप जानते हैं चैट ये एआई के आने के बाद आईटी पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। आईटी क्या सब पे ही हो गया है वो तो। चलिए उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स की बात करते जाएंगे। जो नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ बच्चों, वो वर्कर की बात करना चाहता हूँ। किसकी बात बेटा, वर्कर। वर्कर वो होता है बेटा जो आई, ई और ई काम करता है। क्या ट्रिक से बात करेंगे ओम, जो किस पे बात करता है बेटा, आई, ई और ई। आई का मतलब होता है बेटा वर्कर वो जो इंडिविजुअल होता है। क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल। क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल। मतलब वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए तभी वो वर्कर कहलाएगा। मतलब सर रोबोट हुआ तो वो काउंट होगा कि नहीं, इज रोबोट कंसिडर्ड एज वर्कर? ये आप होमवर्क लेकर जाइएगा कि वो है या नहीं, अभी मत करिएगा। नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो आई से क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। वो इंडिविजुअल होना चाहिए और वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में करना होना चाहिए। किसमें बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। सबसे पहला बेटा वो कौन होना चाहिए, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व। इकोनॉमिक का मतलब ये होता है ऋषभ जो टू वे होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ा रहे हैं तो आप फी दे रहे, दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो वन वे ना हो, जो वन वे ना हो। तो लक्ष्य इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो टू वे होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, टू वे। ठीक है। इसके बाद तीसरा बढ़ते हैं बेटा, वो एक्टिविटी भी क्यों कर रहा है बेटा, टू अर्न अ लिविंग। टू अर्न अ लिविंग, उसके लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, उसकी दैनिक डेली लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। हिंदी में मैं जाऊंगा तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा। दैनिक दिनचर्या मतलब दैनिक रोज, वैसे बोलते हैं उसको दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी, डेली लाइवलीहुड। ठीक है, हाँ, वो रेगुलर बेसिस पे जो किया जाए। तो बेटा वर्कर कौन, जो वर्कर वो जो आई, ई और ई को फॉलो करे। आई से इंडिविजुअल, ई से इकोनॉमिक एक्टिविटी, ई से अर्न अ लिविंग। बोलो ओम, क्या बोल दिया मैंने वर्कर का? हाँ, और अर्न्स अ लिविंग, क्या हो गया, अर्न अ लिविंग, अर्न अ लिविंग। ठीक है। तो बेटा वर्कर वो जो आई, ई और ई करे। आई से इंडिविजुअल, ई से इकोनॉमिक एक्टिविटी और ई से
अर्न अ लिविंग, ई से अर्न अ लिविंग, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको दिया है वर्कर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होंगे बेटा। सबसे पहले हु ऑल आर इंक्लूडेड इन वर्कर, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। पहले समझते थे वर्कर वही होता है जिसको हायर किया जाता है, इस डेफिनेशन की फर्स्ट इंक्लूजन ने सबके वो चीज क्लोज कर दी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होगा, जो खुद का छोटा भी काम कर रहा है, वो भी कौन होगा, वर्कर होगा। अरे वर्कर वो जो वर्क करे, जो काम करे, काम तो कोई भी हो सकता है, काम जैसे टीचिंग भी एक काम ही है। बोलो ठीक बोल रहे हैं ना आदित्य, ठीक बोल रहे हैं ना। तो वर्कर कौन होगा बेटा, वर्कर के अंदर कौन इंक्लूड होगा, जो अर्न अ लिविंग करे। क्या करे बेटा, अर्न अ लिविंग। ओ वर्कर वो जो सबसे पहले कौन इंक्लूड होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो खुद का भी काम कर रहा है बेटा, वो भी वर्कर। दूसरा जो टेम्पररी एब्सेंट है, क्या है, टेम्पररीली एब्सेंट, टेम्पररीली एब्सेंट फ्रॉम वर्क। टेम्पररी एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है सर, ड्यू टू बैड वेदर, फंक्शन, सोशल सम नॉर्म्स, या किसी भी रीजन से उसका तबीयत ठीक नहीं है, इलनेस है, वो इल है, किसी भी रीजन से इलनेस हो गया, इंजरी हो गई। इलनेस और इंजरी में फर्क होता है, होपफुली आप जानते हैं। इंजरी इज आउटसाइड एंड इलनेस इज इनसाइड। बुखार आया तो क्या इंजरी है कि इलनेस है, इलनेस है, ठीक है, समझ गए ना। तो जो इंजरी, इलनेस की वजह से, बैड वेदर की वजह से, कुछ फेस्टिवल्स की वजह से कुछ भी टेम्पररी एब्सेंट है जसप्रीत, तो वो भी बेटा वर्कर होगा। कुछ टेम्पररी एब्सेंट है बेटा, टेम्पररी एब्सेंट बोला, परमानेंट नहीं, परमानेंट ही एब्सेंट हो गया तो वो वर्कर कहलाए नहीं, ठीक है बेटा। और लास्ट में कौन आता है, हु हेल्प द मेन वर्कर, हु हेल्प द मेन वर्कर, हु हेल्प द मेन वर्कर। मेन वर्कर को जो मदद करते हैं बेटा, वो भी वर्कर ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूं तो एक IT पर्सन वाले भैया बैठते हैं, यूट्यूब का कोई शेड्यूल करता है जिसकी लिंक आपको भेज दी जाती है। तो ऐसे जो भी इस टीम में खड़ा हुआ है पूरा पीछे, मेन फ्रंट में तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, लेकिन बैकएंड पे पूरी टीम खड़ी है, उसको भी अपन वर्कर बोलेंगे। तो वर्कर के अंदर बेटा वर्कर वो जो I E और E काम करे। क्या काम करे बेटा, I E और E, I से, E से और E से अर्न अ लिविंग। इसके बाद वो तीन इंक्लूड वाले भी आएंगे। पहला जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जो खुद का काम कर रहा है आदित्य, वो भी वर्कर। और दूसरा कौन सा बोला बेटा, जो टेम्पररी एब्सेंट है, रीजन भी देते जाइएगा, सच एज, या टेम्पररी एब्सेंट वर्क ड्यू टू, ड्यू टू लिख दीजिएगा या सच एज लिख दीजिएगा। जो ड्यू टू आपका लिख दीजिए बैड वेदर, सम फेस्टिवल, सोशल नॉर्म्स, और इंजरी, इलनेस, बहुत सारे इसमें दिए वैसे, जैसे आपका इंजरी, इलनेस, फिजिकल डिसेबिलिटी, थोड़ा सा गिर गया था, फिजिकल डिसेबिलिटी, बैड वेदर, फेस्टिवल, सोशल और रिलीजियस फंक्शंस, और सम अदर रीजन। बट वो क्या होना चाहिए, टेम्पररी एब्सेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, टेम्पररी एब्सेंट। तीसरे की जो बात करी बेटा, वो हमने जो बात करी थी, हु हेल्प द मेन वर्कर। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर जब मेन ऑपरेशन करता है तो उसके साथ कुछ असिस्टेंट होते हैं जो उसको टूल्स या कुछ मदद करते हैं। समझ में आया क्या, बोलो यस सर। इसके बाद मेन आपको बताना चाहता हूं, मेन पहले कॉन्सेप्ट सुनिएगा तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सर सबसे पहले बेटा बहुत ध्यान से सुनना, हम इस पेज पे मैं बोलता हूं कि जो 10 फैकल्टीज हैं वो एक्चुअली वर्किंग हैं। अभी नहीं करते करते 10 फैकल्टी, मैं एग्जैक्ट काउंट नहीं कर रहा हूं, बट हम लोग 10 फैकल्टी हैं आपस में, 10 फैकल्टी हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे और कितनी फैकल्टी के रिज्यूमे पेंडिंग है जो यहाँ पर आना चाहते हैं, आना तो लगभग मेजरली आते हैं क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे 50 और आना चाहते हैं। 50 आप यहाँ पे ले लीजिए बेटा, सीकिंग और दूसरा क्या बोला, अवेलेबल फॉर वर्क। सीकिंग मतलब चाह रहे हैं या अवेलेबल फॉर वर्क है, अभी भी उनको कॉल करेंगे तो वो अभी कल से ही ज्वाइन कर लेंगे। होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन इतना बैकअप लेके चलता है बेटा। आपने देखा होगा, आप तो इतना कम देखते हैं हमारा क्योंकि वो प्रोफेशन ज्यादा है। स्कूल की वैकेंसीज निकलती है, ऐसे अपॉइंटमेंट्स लिखे रहते हैं ऊपर बड़ी हेडिंग, या रिक्वायरमेंट लिखा रहता है, फिर लिखा रहता है एक्टिविटी टीचर, PGT, TGT, TRT, ऐसे पूरा लिखा रहता है। उम्मीद आपको पता होगा। जैसे लास्ट ईयर अपने बताएं स्कूल में, तो हम लोगों को 150 पोस्ट चाहिए थी, 150 पोजीशन को हमको फिल करना था, ठीक है। 150 पोजीशंस को हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली क्या करना था, फिल करना था। रेज्यूमे के लिए वो दैनिक भास्कर में ऐड दिया गया कि अपॉइंटमेंट करना इतने इतने टीचर्स का। आप जान के आपको हैरानी होगी, 350 रेज्यूमे आए थे। 350 चाहिए कितने थे, 150, आए कितने, 350। आना ज्यादा चाहिए क्योंकि आप स्टाफिंग पढ़ कर आए। स्टाफिंग में होता है जितनी अपने पास चॉइस होती है बेटा, उतना अपन एक्यूरेट डिसीजन लेते हैं। जितने इंटरव्यूज ये आपके आप देखते ही हैं, बहुत पहले देखा था, अभी तो बहुत समय हो गया। जैसे वो रियलिटी शोज होते हैं तो उसमें ऑडिशंस लेते हैं ना, तो जितने आप ऑडिशंस लेंगे उतना परफेक्ट कैंडिडेट आपको मिलता है।
तो बेटा क्या होता है, 10 जने इस स्पेस पे एक्चुअली में वर्किंग कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 50 जने चाह रहे हैं यहाँ पे आना, टोटल जो 60 हो गए, टोटल 60, 10 काम कर रहे हैं, 50 बाहर खड़े, मतलब अभी बाहर नहीं खड़े, बाहर हैं वो, अंदर आना चाहते हैं। तो जो 60 हो गए बेटा, आप उसको कहते हैं लेबर फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग प्लस दोज पर्सन हु आर सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है बेटा, सबसे पहले लेबर फोर्स, बस ये आप अच्छे से सीखिएगा, लेबर फोर्स इक्वल टू वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मतलब जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस पर्सन विलिंग और अवेलेबल टू वर्क, और पर्सन अनएम्प्लॉयड लिख दीजिए, शॉर्ट में लिख दीजिए। अभी वो बेटा हमारी नजर में अनएम्प्लॉयड है, भले वो कहीं काम कर रहा है, ऐसा कोई पर्सन है जो कहीं काम नहीं कर रहा है, चाह रहा है, तो यहां के लिए तो वो अनएम्प्लॉयड है ना, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, समझ में आया? अब आप क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आप इधर उधर कर सकते हैं। अगर मुझे वर्कफोर्स निकालनी है तो मैं लेबर फोर्स में से पर्सन अनएम्प्लॉयड को माइनस कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लीजिए कि एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो 50 हैं, जो काम करना चाह रहे हैं वो 100 हैं, टोटल लेबर फोर्स हो गई 150। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, समझ में आया? अरे बोलो, स्टाफिंग वाले बच्चे बैठे ही हैं, स्टाफिंग तो अपन पढ़कर आए, जो कॉमर्स 12th से हैं, चाहे सीबीएसई चाहे एमपी बोर्ड से। स्टाफिंग ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आजकल जो एमबीए में सबसे अच्छा डोमेन चल रहा है वो चल रहा है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। गर्ल्स के लिए तो सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छी फील्ड इज एचआर इन एमबीए, जो एचआर में किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है, मतलब अपॉइंट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। शुभ आगे बढ़े बेटा, शुभ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए बेटा। मुस्कुराहट आज आपके चेहरे पे अच्छी लग रही है बड़े दिनों बाद। कल भी जब आप ट्रिपलिंग में पीछे बैठे हुए थे तब अच्छे लग रहे थे, बट डर लग रहा था गिर ना जाए, थोड़ा सा शुभ, शुभ थोड़ा सा और हो जाइए, तो बिल्कुल कॉर्नर में थोड़ा। जसप्रीत, हाँ कौन? चलिए आगे बढ़े, चलिए सर। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। लेबर फोर्स में बता दिया बेटा, लेबर फोर्स में कौन इंक्लूड नहीं होगा वो एक बार देख लीजिए बेटा। लेबर फोर्स में एक तो चार, एक तो काम कर रहे हैं और एक तो चार हैं। ऋषभ, इसके अंदर कौन नहीं होगा बेटा? सबसे पहले अनफिट पीपल नहीं होंगे, जो अनफिट होते हैं। ये मत सोचिए बेटा एजेड होने के बाद ही अनफिट होते हैं, कहीं यंग भी अपने अनफिट हैं। ये इसमें पता नहीं चलता नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब में, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सर्विसेज या सिविल सर्विसेज, तब पता पड़ जाता है कौन फिट है कौन अनफिट है। बोलो, कॉर्पोरेट्स में तो क्या फिट और अनफिट, ठीक है। फिर भी आजकल मतलब प्रोविजन निकला है मेडिकल सर्टिफिकेट का, ऐसा है। पहला आपका स्कूल ऐसा हुआ जिसमें मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ा था, आपका जब आपका ज्वाइन किया था। चलिए, पहला ऐसा स्कूल, बाकी जगह तो नहीं देना पड़ा। चलिए बड़े, चलिए सर, तो इसमें कौन नहीं आएगा? अनफिट नहीं आएगा। दूसरा, नॉट विलिंग टू वर्क, जिनकी काम करने की इच्छा ही नहीं है। कहीं ऐसे होता है अरे करना ही नहीं है। मैं तो उनकी निश्चिंता देख के मुझे लगता है ये भी चीज़ मुझे सीखनी चाहिए। मुझे चिंता होने लगती है कभी काम कम ज़्यादा हो जाता है तो उनकी निश्चिंता देख के, ऐसे निश्चिंत लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए कहाँ, अरे करने एकदम फ्री माइंड एकदम। हाँ हाँ, नॉट विलिंग, जिनकी काम करने की इच्छा ही नहीं है। दूसरा बेटा, नॉट अवेलेबल, जो अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए मेरी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कहीं अगर मुझे अभी एक और ऑप्शन आता है तो मुझे उनको मना करना पड़ता है कि सर अभी मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं ऑलरेडी पैक्ड अप हूँ। सो बेटा 3 जने लेबर फोर्स के अंदर नहीं आते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले अनफिट पीपल आएंगे। अनफिट पीपल में यहाँ पे 2 दिए गए, ओल्ड और हैंडीकैप्ड। सबसे पहले बेटा ऋषभ, सबसे पहले जो हुआ वो ओल्ड हुए। कुछ कह रहे हैं बोल। अच्छा, तो कुछ, हाँ हाँ ले आओ ना बेटा। चलिए, तो बेटा सबसे पहले कौन हो गया? सबसे पहले ओल्ड पीपल हो गए, और दूसरे कौन से हो गए? हैंडीकैप्ड हो गए, जो बेटा नॉट एबल टू वर्क है, ये भी काम नहीं कर पाएंगे। बोलो ना यस और नो, कीर्तन सही बोल रहा हूँ ना बेटा? दूसरा जो होता है बेटा वो कौन हो गया? नॉट विलिंग, जिनकी काम करने की इच्छा नहीं है। और तीसरा कौन हो गया बेटा? जो अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक, बात यहाँ तक ठीक रही बेटा। मैंने आपको बाकी बता दिया। मैं आपको 2 यहाँ पर आपके फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। सबसे पहला बेटा होता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आप सर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैसे निकालते हैं? ये कैसे निकालते हैं सर कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं? बेटा सबसे आसान है,
नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, जितने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं। सर हाउ हाउ डू वी कम टू नो कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार हैं? बेटा एक एस्टिमेट ही लगाया जाता है, क्योंकि ओम अपन ने स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 में पढ़ा है, अभी ये लोग पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट एवरेज। स्टैटिस्टिक्स एक एवरेज होता है। आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकते कि बेटा कौन वर्किंग है और कौन वर्किंग अथर्व नहीं है, ये कभी भी नहीं निकाला जा सकता, एक्यूरेट नहीं निकाला जा सकता राम, क्योंकि ये सारा एस्टिमेट पे चलता है। अभी मैं कल का स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, अभी बहुत बहुत बीच में, अभी एक हफ्ता पहले बहुत एक वो चला गवर्नमेंट का एक, कि वो निर्वाचन जो वोटर आईडी थे वो बहुत बीच में चला, जो उसके लिए कुछ मीम्स भी बनी, 2003 का कोई ढूंढ रहे हैं ऐसा, पता नहीं क्या क्या, मैंने एग्जैक्टली तो नहीं पढ़ा। उसमें पढ़ा 23 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 23 लाख पीपल के नाम वहां पे कट कर दिए गए। वो मे बी द रीजन डेथ हो गई है या कहीं शिफ्ट हो गए, क्या हो गया मुझे एग्जैक्ट यशराज तो मैंने उसके डेप्थ में पूरी न्यूज नहीं पढ़ी, ऊपर से एक स्क्रॉल कर रहा था तो आया कि 23 लाख लोग के लोग, अब जो अपडेट हुई ना लिस्ट, हर साल अपडेट होती है, अब जैसे नेक्स्ट ईयर आप सब 18 में आ जाएंगे, 11th वालों को छोड़ के आप सब 18, तो आपका नाम वहाँ ऐड हो जाएगा। कई लोग का फिर जो डेथ हो जाता है तो वो डिलीट हो जाता है। तो कोविड में भी बहुत से लोगों के बेटा, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ, सो मे बी द कोविड मे बी द रीजन, और कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, आदित्य आगे बढ़े बेटा। इसके बाद बेटा तो इस कैसे निकालते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स, साइज ऑफ लेबर। बेटा लेबर फोर्स के अंदर वही आता है जो काम करना चाहता है, लेकिन लेबर फोर्स के अंदर दो चीजें आती है, जो काम कर रहा है, जो काम करने के लिए इच्छुक है, दोनों आएगा यशराज। जो काम कर रहा है और जो काम करने के इच्छुक है तो दोनों लेबर फोर्स ना बेटा। बाहर जो खड़ा है राजवीर, उसको भी मैं फोन करूंगा तो कल से वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो दोनों ही लेबर फोर्स के अंदर आता है। इसे बेटा यहां पे क्या बोला, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के अंदर वैभव दो चीजें आती हैं, जो काम कर रहा है और जो काम करना चाहता है। ऐसे बोलते जाएंगे तो एक्टिव रहेंगे यशराज, ठीक है, और अथर्व आप भी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटू 100 जरूर इसमें करेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मूले की तरह है। सो पहला हो गया नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स इंटू 100। चलिए सर, ठीक। इसके बाद वर्कफोर्स का भी ऐसे निकाला जा सकता है सर, वर्कफोर्स या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब बेटा पॉपुलेशन में कितने लोग वर्कर हैं, पॉपुलेशन में कितने लोग। देखिए आपकी एज के जो बच्चे होंगे वो तो वर्कर होंगे नहीं, आप इंडिविजुअल हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं है तो बेटा फिर क्या हो गया, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ करते हैं, आप करते हैं क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी? नहीं ना, आप अर्नल लाइवलीहुड करते हैं, तो आप हटा दिए जाएंगे। जो एजेड लोग हैं, जो रिटायर की पोजीशन पे पहुंच गए आत्मिक, वो भी इसमें नहीं आएंगे बेटा। तो बीच में जो बच जाते हैं उसको हम लोग वर्कर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्कर। बोलो, याद रहेगा आपको। तो बेटा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे निकाला जाता है बेटा? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंटू 100 वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वीर, अपनी पॉपुलेशन में भी एक एग्जांपल बन लेते हैं, 100 सीआर है, उसमें से सर 60 सीआर ही जो है वही वर्कर है, 40 सीआर या तो बेटा 18 तक पहुंचे नहीं है या भव्य वर्कर नहीं है, और बेटा कुछ एजेड हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, डेथ हो गया, तो बाकी के 40 करोड़ वही हैं इंटू 100। समझ में आएगा? बोलो, तो 60% आ जाएगा कि 60% क्या है, वर्कर हैं। समझ में आ रहा है आदित्य? 100 करोड़ में से 60 लोग ही काम करते हैं, 40 करोड़ काम नहीं कर रहे हैं, तो वो तो या तो आपकी एज के होंगे बेटा, इसलिए नहीं होंगे, या वो एजेड या हैंडीकैप्ड, वो या तो शुरुआती स्टेज पे या आखिरी स्टेज पे, बीच वाले वर्किंग होते हैं। अरे शुरुआती मतलब शुरुआत, टिल योर मतलब आपका क्या बोलते हैं आप, एडोलेसेंस बोल सकते हैं, टिल योर टीनेज बोल दीजिए आप, वहां पे जब तक आपकी एजुकेशन है वहां तक, और बाकी के जो रिटायरमेंट के बाद के हैं, मतलब इधर से 18 ले लीजिए, 18 तो नहीं, आप ग्रेजुएशन पोस्ट पीजी भी करेंगे ना, करेंगे, तो 24 ले लीजिए, और उधर से 60 ले लीजिए, बीच की जो उम्र है वो आपकी वर्किंग वाली है। बोलो, हाँ नहीं, आप लोग अनएम्प्लॉयड कहाँ कहलाएंगे यार, उसमें आएंगे ही नहीं। बोलो वीर, आगे बढ़े बेटा, सब ठीक है, लग ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट की अपन जो बढ़ते हैं बेटा उसमें एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर कितने टाइप का एम्प्लॉयमेंट? यहाँ पे बेटा सबसे पहले जो आपको बोला वो बोला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला बेटा? सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं, आपका खुद जो काम करते हैं बेटा, विच इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो खुद के रिसोर्सेज लगाता है। जैसे कृष्णा बार्बर होगा तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? कॉबलर होगा वो भी होगा, वेजिटेबल हाँ हाँ वही जो, हाँ कटिंग करने वाला बार्बर। कॉबलर जो होगा, कॉबलर, हाँ ये हमारे किसने हमारे क्राउड से बोला? धोबी किसने कहा? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं ये हैं जो भी अपना काम कर रहे हैं प्रभव, वो क्या हो जाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएंगे बेटा? सेल्फ एम्प्लॉय। बेटा नेक्स्ट जो होते हैं, नेक्स्ट जो होते हैं बेटा वो होते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। क्या होते हैं बेटा? वेज। जो किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं, किसी के भी अंडर वर्क कर रहे हैं, मतलब किसी की टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं बेटा, वो सब क्या हो जाएंगे? वेज एम्प्लॉयमेंट में। क्या हो जाएंगे बेटा? वेज एम्प्लॉय। वेज एम्प्लॉयमेंट में कृष्णा दो टाइप के आते हैं बेटा। वेज में एक आते हैं रेगुलर वर्कर्स। क्या आते हैं बेटा? रेगुलर वर्कर्स। जैसे मान लीजिए हम फैकल्टीज हो गए तो वी आर द रेगुलर वर्कर्स, हम लोग रेगुलर वर्कर्स में आ गए जो रेगुलरली काम कर रहे हैं बेटा। सेकंड जो आ जाएंगे बेटा वो आ जाएंगे कैजुअल वर्कर्स। क्या आ जाएंगे बेटा? कैजुअल। जैसे मान लीजिए, वैसे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिशियन है जो ऑल टाइम रहता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कैंपस बड़ा है, बट बेटा जो छोटे छोटी जगह होती है ना उन लोग का किसी न किसी इलेक्ट्रिशियन से टाई अप होता है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ कुछ होगा तो हम आपको बुलाएंगे, पर विजिट का आप चार्ज कर लीजिएगा 500 600 700 एज पर द वर्क। तो वो दे आर द कैजुअल वर्कर्स। कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, और कौन कौन से हो गए? तो ये सारे कौन हो गए ओम? ये कैजुअल हो गए। क्या हो गए बेटा? कैजुअल। और एक हो गए रेगुलर। बोलो, स्कूल की ड्रेस अपन रेगुलर पहनते हैं, रेगुलर, और टी शर्ट जीन्स अपन कभी कभी पहन लेते हैं, तो हो गए कैजुअल। बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं ना? आदित्य सही बोल रहे हैं ना? देखो नॉन इकोनॉमिक्स वाले को इकोनॉमिक्स सिखाना कितना अच्छा है, और वो इंटरेस्ट से सुनता भी है, उसके फेस से समझ में आता, क्योंकि जनरल चीजें हैं बेटा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना? इसका नॉन इकोनॉमिक्स में है। हाँ फिर ये सब जनरल है बेटा, मतलब आपको कहीं भी वो काम ही आएगा। बोलो, पूरी भरी इकोनॉमिक्स क्लास में एक नॉन इकोनॉमिक्स वाला भी बैठना फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। रेगुलर आप मैंने बता दिया, कैजुअल आपको बता दिया बेटा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना चाहता हूं, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इज माय फेवरेट टॉपिक, इज जॉबलेस ग्रोथ। अगर मैं इस चैप्टर से कुछ पूछना चाहता तो मैं जॉबलेस ग्रोथ ही पूछता हूं। आदित्य, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है जॉबलेस ग्रोथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने एक फिगर बनाना चाहता हूं बेटा, और उससे आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ये जो मैंने बनाया, दिस इज जीडीपी, दिस इज व्हाट? जीडीपी। जीडीपी समय अनुसार समय बढ़ी है और बढ़ती रहेगी। जीडीपी स्टैंड फॉर, अगर आपको बहुत आसान भाषाओं में समझना है तो आप समझ लीजिए पूरी कंट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन, पूरी कंट्री का ओवरऑल प्रोडक्शन। मुझे बताइए, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा ना वीर? वीर बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन कुछ तो बेटा खाएगा, कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा? वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मुझे बताइए बेटा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए, यस और नो? सब बोलो पीछे, यस और नो? यस सर। बेटा अगर आपका, सुनिए अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेटा प्रोडक्शन करने के लिए लोगों की जरूरत है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं। जब आप कभी, छोड़िए इस कॉन्सेप्ट को अभी, ये अब जो समझाऊंगा उससे ये कॉन्सेप्ट आसान समझ में आएगा। बेटा जब आप कॉर्पोरेट्स में जाएंगे ना, हमारे यहाँ पे तो बेटा हमें, जैसे मैं अभी जिस प्रोफेशन में टीचिंग, इसमें फुल फ्लेजेड सैलरी की बात होती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बोला 1 लाख तो 1 लाख, इसका कोई बाइफर्गेशन नहीं होता कि बेसिक सैलरी क्या होगी, फूड अलाउंसेस क्या होंगे, ट्रैवलिंग। लेकिन जब आप बेटा कॉर्पोरेट में जाएंगे, और स्पेसिफिकली मेट्रो सिटीज में, दिल्ली मुंबई, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे, दिल्ली में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, ये जाएंगे, ये आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। तो बेटा आपको वो पूरा सैलरी का स्टेटमेंट देते हैं। जैसे मान लो आपको भी बोला 1 लाख सैलरी, तो कृष्णा ये लोग क्या करते हैं, 50,000 आपकी बेसिक होगी, 20,000 आपका, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हाँ नो, उसका कोई कंपेयर मत करेगा, 20,000 आपका HRA होगा। क्या होगा? HRA। HRA क्या होता है?
हाँ एचआर तो सर सुना था, ह्यूमन रिसोर्स, ए आप कुछ लगा दीजिए आपके मन से। सही बोला। एच आर ए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर मान लीजिए मैं इंदौर छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ और मैं बहुत अच्छी पोजीशन पर डायरेक्टर, तो वो मुझे हाउस रेंट अलाउंस भी देते हैं। या आप इनकम टैक्स में और डेप्थ में सीखेंगे यशराज। तो बेटा मेरा एच आर ए भी ऐड करते हैं। सर मैंने तो 1 लाख का घर ले लिया और 1 लाख का रेंट कंपनी से पे करा रहा हूँ। नहीं बेटा, कंपनी एक मैक्सिमम लिमिट बता देती, कहती है हम सिर्फ 10,000 देंगे, या हमसे 15,000, या हमसे 20,000 देंगे। अब आप या तो महंगा घर ले लो या तो सस्ता घर। सस्ता घर लोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि कंपनी तो आपको मैक्सिमम दे रही है। सस्ता लोगे तो आपको स्लिप भी देनी पड़ेगी। आप ऐसा तो नहीं 10,000 का घर लेके 20,000 के पैसे निकलवा लो, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको एक्यूरेट आगे पीछे अगर 22 होता है तो फिर वो आपको 2,000 पे करना है। तो बेटा ऐसा आपका एक, फिर आपका कई जगह ऐसा होता है फूड अलाउंसेस भी होता है, फूड अलाउंसेस। फिर कई बार आपका अगर आप बहुत दूर दूर से आ रहे हैं तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी होता है। सीबीएसई में हम लोग चेक करने जाते हैं तो कॉपीज का तो हमें मिलता है, और नहीं नहीं, सीबीएसई में हम इवैल्यूएट करने जाते हैं ना यशराज, कॉपीज चेक करने जाते हैं यशराज। तो बेटा क्या करते हैं हम सीबीएसई में, क्या करते हैं इवैल्यूएट करने जाते हैं ना कॉपीज, 10 डेज 5 डेज 8 डेज 7 डेज तो मान ही लीजिए मिनिमम। बाकी इधर ध्यान दीजिए, वो चला जाएगा। बेटा 7 डेज मिनिमम मान लीजिए 10 दिन हो ही जाता है। तो पर कॉपी का तो हमें मिलता ही है बेटा, लेकिन हमें साथ में बेटा क्या मिलता है, हमारा ऐड होता है पर डे का ट्रैवलिंग अलाउंसेस। क्योंकि मान लीजिए मैं पास से आ रहा हूँ, लेकिन कोई किसी किसी की ड्यूटी इस बार ऐसा लगा तो महू से लगी थी। महू के एक टीचर थी, वो महू से बेटा आती थी और यहाँ पर पहुंचते थे। तो वो नहीं फिक्स नहीं रहता, सीबीएसई एकदम मतलब वो कर देता है, मतलब एक वो लगा देता है, तो किसी का भी कोई भी इवैल्यूएशन सेंटर आ जाता है। मेरा जो पहला इवैल्यूएशन था वो इंदौर से 18 किलोमीटर दूर था, 1.5 घंटा तो मैं जाने में लगता था। माउंट इंडेक्स, नेमावर रोड ऐसा आता था। हाँ ऐसा लिखा रहता था, इंदौर सीमा समाप्त। 1.5 घंटा में स्कूल की बस में लगता था। ऐसा है, मतलब अगर मुझे 9 o'clock पहुँच 9 क्या था वैसे टाइम, 10-10:30 था, तो हम 9 o'clock निकलते थे और वहाँ पे 5 o'clock बंद करते थे, तो इंदौर आते आते 6:30, और रात को तो और रश होता है। तो वो क्या था बेटा, तो हमको पर डे का 250 रुपीज़, मतलब ये जो भी है वो अलाउंसेस मिलता है, प्लस हमें और ऐड हो जाता है एक दिन में, इंडिविजुअल डे का मिलता है। जैसे एक दिन का ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिला, दूसरा जो मुझे हमें मिलता है वो मिलता है फूड अलाउंसेस, फूड भोजन का अलाउंसेस। अब अगर आप वहीं जिस स्कूल में आप चेकिंग कर रहे हैं, अगर आप वहाँ का भोजन लेते हैं तो फिर आप पे कर दीजिए और आपको सीबीएसई का, और नहीं आप घर से लाते हैं तो वो पैसे पूरे आपके हो गए। ऐसा हो जाता है, जैसे आप करना चाहें वो आपके ऊपर है। ट्रैवलिंग में आप स्कूल के वैसे तो होता है कि स्कूल की बस आथर स्कूल की बसेस यूज करें अगर बहुत दूर है। अगर आप खुद के इससे आ रहे हैं महू से तो कोई नहीं बैठेगा, तो फिर आपको फिर खुद से आना पड़ता है, तो उसमें आपको 250 देते थे। ऐसे ही कुछ वैभव, ऐसे ही कुछ होता था। तो सर आप बताना क्या चाह रहे हैं हमें, तो वो तो बताइए बेटा। ये सारा अलाउंसेस में बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया कि बेटा मेरी 1 लाख रुपए सैलरी थी, बेटा ये एचआरए बता दिया, फूड अलाउंसेस बता दिया, टीए बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ डीए। एचआरए बताया, टीए बताया, एफए बता दिया, फूड अलाउंसेस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस। सर ये डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंसेस। सर ये क्या है डियरनेस अलाउंसेस? क्या अपने लोगों के लिए भी सैलरी आप जोड़ेंगे क्या? नहीं बेटा, डियरनेस अलाउंसेस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी अभी के अनुसार सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सारी प्रैक्टिकल बात। अभी के अनुसार बेटा मेरी सैलरी है 1 लाख। क्या है बेटा यशराज, बहुत ध्यान से सुनना। अभी की सैलरी, अभी के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी क्या है? 1 लाख। बेटा महंगाई, इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? क्या जब महंगाई 10% से बढ़ गई तो मेरी सैलरी 10% से नहीं बढ़नी चाहिए? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% और महंगाई बढ़ते में मैं उसी सैलरी में कंपीट करूंगा? बोलो यस और नो। तो मेरी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, बोलो यस। तो बेटा ये डीए भी उतने से बढ़ता है जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब आ जाइए मेरे कॉन्सेप्ट पे। बेटा जिस रेट पे जीडीपी बढ़ा, जिस रेट पे, क्या एम्प्लॉयमेंट भी उस रेट पे बढ़ना चाहिए ना? प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ रहे हो या बढ़ा रहे हो, तो बेटा रोजगार भी तो बढ़ाओ, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले तो एम्प्लॉई हैं। लेकिन बेटा जिस रेट से जीडीपी बढ़ता है उस रेट से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता, ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट। उसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। आपकी ग्रोथ तो हुई है, जॉबलेस हुई है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सुनिए, हमारी कंपनी में पर एम्प्लॉय का फिक्स है, उसको 50,000 रुपये मिलता है, ठीक है। एक एम्प्लॉय छोड़कर चला गया, उसका काम भी मेरे को मिलने लगा, लेकिन मेरे 50 नहीं बढ़े, मेरे सिर्फ 30 बढ़े, हो गए 80। एक और एम्प्लॉय छोड़ के चला गया,
उसके मुझे 50 तो नहीं मिले, उसके मिले मुझे 20। क्या जिस रेशियो पे मेरा काम बढ़ रहा है उस रेशियो पे मेरी इनकम बढ़ रही है क्या? मेरी इनकम 50-50 से बढ़नी चाहिए थी ना। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। आपकी ग्रोथ तो हो रही है बट जॉबलेस, जॉबलेस। आप देखो जीडीपी किस स्पीड से बढ़ रहा है बट एम्प्लॉयमेंट किस रेट से बढ़ रहा है? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है बट नॉट इन दैट सेम प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन। बोलो अरे यस और नो। ओम सही बोल रहे हैं ना? ये कॉन्सेप्ट आने जैसा है बेटा एग्जाम में, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट की तरफ अपन आते हैं कैजुअलाइजेशन की तरफ। किसकी तरफ बेटा? कैजुअलाइजेशन। आप इसको कैजुअलाइजेशन भी बोल दीजिए और आगे जाके इनफॉर्मलाइजेशन। बेटा जब आप फॉर्मल सेक्टर में नहीं रहते, व्हेन यू आर नॉट इनटू द फॉर्मल सेक्टर। राजवीर मैंने शब्द क्या बोला? फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है बेटा फिक्स टाइम पे आना, फिक्स टाइम पे जाना, फिक्स डे पे सैलरी लेना, टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना, उनके अनुसार काम करना। स्कूल हो गया, एकेडमी हो गई। एकेडमी में भी कौन? जो फुल टाइम टीचर्स, नॉट वो जो आते हैं लेक्चर देके चले जाते हैं, उनके लिए फिर ये इनफॉर्मल सेक्टर है जिसको आप विजिटिंग फैकल्टी बोल सकते हैं। इनफॉर्मल बोलो तो वो होता है इनफॉर्मल सेक्टर। बोलो जैसे आपके स्कूल में फेयरवेल होता है फॉर्मल, तो उसमें सब कुछ अथर्व डिसाइड होता है। इतनी बजे बच्चे आएंगे, इतनी बजे ये होगा, इतनी बजे स्पीच है, इतने बजे भोजन करेंगे, घर जाएंगे। बड़ा काम सिस्टमैटिक होता है जो स्कूल देता है। इनफॉर्मल में तो पता ही नहीं होता कब आना है, कब जाना है, क्या करेंगे पता ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है। बस क्या करना है? डांस करना है और कोई पता ही नहीं। 3 घंटे डांस। अरे उसका भी एक प्लान होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ये आप सब चीज़ सीखेंगे, मैंने भी सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, व्हाट शुड बी द फ्लो। फ्लो मतलब शुरुआत के 5 मिनट वेलकम होता है, फिर ये 10 मिनट ये होगा, फिर 15। दिस इज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जो अभी आपके स्कूल और जहाँ भी इवेंट होते हैं इनका पूरा एक फ्लो बनता है बेटा, और उसी से हर प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। जो अभी तो खैर आपने वो करा, मतलब आपके लेवल पे क्या, जब भाई बड़े लेवल पे होता है तो इसका प्रॉपर एक पूरा फ्लो और चार्ट बनता है, उसका टाइम चार्ट या टाइम फ्लो बनता है। बोलो इंदौर इवेंट वाले ने बनाया कि नहीं बनाया? फ्लो ऑफ द प्रोग्राम नहीं बनाया था, बस चलने दो, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो बेटा ये आपको पता है कैजुअलाइजेशन। सुनिएगा कैजुअलाइजेशन क्या होता है बेटा? जब पर्सन वैभव वैभव जब पर्सन फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल की तरफ बढ़ने लग जाए। बेटा आपका जो यूथ है ना, एक्चुअली मैं बता दूं थोड़ा सा बताता हूँ। आपका जो यूथ है वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं जाना चाह रहा। वो क्यों? अपने स्टार्टअप खोल रहा है, अपनी नई स्किल से अपने अपने इंस्टा पेज से अपना अपना कर रहा है, क्योंकि बेटा फॉर्मल सेक्टर में बड़ा सिस्टमैटिक काम होता है। आज का जो यूथ है वो थोड़ा सिस्टमैटिक है नहीं, उठना उसका फिक्स नहीं है। 8 बजे जॉब पे पहुंचना होता है, अब वो उठी 10 बजे रहा है तो वो कैसे फॉर्मल सेक्टर में आएगा? वहीं बैठ जाइएगा, वो सेकंड बेंच से आप चारों बैठ जाइए। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ प्रतीक? मैं ये बताना चाह रहा हूँ फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर की बात आपको बताना चाह रहा हूँ। बोलो आगे बढ़े क्या? यस और नो? ठीक है, ठीक है कि पीछे करें? ठीक है, सुनिएगा बेटा। तो क्या होता है जब आप फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल की तरफ चलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? कैजुअलाइजेशन। क्योंकि बेटा जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, जॉब पे आने के लिए 8 बजे आपको पंच करना है, शाम को 7। इतना कौन काम करेगा सर? अपन तो कैजुअल है सर, 10 बजे उठेंगे, 11-12 बजे अपना ऑफिस खोलेंगे, 6-7-11 बजे तक काम करेंगे रात को, और सर सुबह लेट उठेंगे। तो इसलिए बेटा वो किस में जाता है? इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा हर इनफॉर्मल सेक्टर सक्सेसफुल नहीं होता। जितने स्टार्टअप खुलते हैं ना बेटा, उतने स्टार्टअप और कैफे बंद भी होते हैं उतनी स्पीड से। क्योंकि कैफे बोल देते हैं अरे क्या है, यूं ही तो खुलना है। ऐसे ही नहीं होता बेटा। पब्लिक मार्केट प्लानिंग होती है, मार्केट स्टडी होती है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है। ऐसे ही नहीं सक्सेसफुल होता। जो सीएसबी को आप बहुत सक्सेसफुल देखते हैं, इसके पीछे बड़े बड़े मार्केटिंग हेड्स बैठे हैं जब वो सीएसबी को चला पा रहे हैं। ऐसे ही नहीं चल जाता, ऐसे ही नहीं वो लोग स्ट्रैटेजी कर देते हैं, ऐसे ही नहीं वो लोग कर देते हैं। ऐसे ही कुछ क्या बेटा? वापस बोलिए। नहीं लाता, लेकिन बेटा उन्होंने स्टार्टिंग में जो ये मार्केटिंग और ये फ्रेंचाइजी आउटलेट करा और बैकएंड पे जो कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा बेटा वो करना, वो कोई वो बड़ी वो मतलब अच्छी खासी मार्केटिंग वो है। ऐसा है। मैंने जब आप लोगों ने वो कौन सा चाय वाला है जो बड़ा फेमस हुआ वो आपका, हाँ हाँ, डॉली चाय वाला, तो मैंने उसका थोड़ा सा, हाँ मैंने थोड़ा उसका एज एन, क्योंकि मैं ऑन्टरप्रनोरशिप भी पढ़ाता हूँ, तो आर्यन मैंने क्या किया उसकी स्टडी करी कि ऐसा क्या हुआ जो बिल गेट्स को आना पड़ा, जबकि दूसरे भी चाय के ब्रांड थे, बट इसमें कुछ ऐसा बहुत खास नहीं, मतलब कुछ यूनिक नहीं है जिसको आप मार्केटिंग की लैंग्वेज में यूएसपी कहते हैं।
जिसको आप मार्केटिंग की लैंग्वेज में यूएसपी कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मुझे उसकी स्टडी में वो नहीं लगा, क्योंकि बेटा मैं एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाता हूँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमें केस लॉज बताने पड़ते हैं। तो मैंने स्टडी करा कि ऐसा क्या हुआ कि बिल गेट्स का वो, तो फिर बाद में बहुत एक आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था, द फॉर सम एनी अदर रीजन बिल गेट्स वॉज कमिंग टू इंडिया। तो बिल गेट्स की जो मार्केटिंग टीम थी, मार्केटिंग टीम, उसने बोला कि ऐसे कोई पर्सन से मिलिए जो थोड़ा पब्लिक में थोड़ा फेमस हो, अपने कुछ भी उसके लिए, उसके पास अगर आप जाएंगे तो शायद आपका भी नाम बढ़ जाएगा और उसका भी, उसका तो बड़ा ही बड़ा। भाई ने अभी अभी रॉल्स रॉयस भी खरीदी एकदम। हाँ, वो टाइम हो गया, हाँ मतलब ली, बहुत बड़ी बात है, चाय चाय बेचकर रॉल्स रॉयस लेना। तो बेटा मैंने जब पढ़ा, हाँ नहीं, वो तो ऐसा लगता है, वो तो दिखता है कि अपन मेहनत से वो बढ़ा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ वो खास दिखा नहीं। तो तो बिल गेट्स ने बेटा, मुझे पता चला उसकी मार्केटिंग, उसको नहीं पता था इसके बारे में, मार्केटिंग टीम ने कहा आपको जाना है तो फिर पब्लिक आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस और ये ज्यादा करेगा। यस बेटा। किसने? अच्छा, बिल गेट्स ने दी थी? नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ा बेटा, हो सकता है, हो सकता है आप सही हैं। हाँ, वो तो फिर बेटा रेवेन्यू वो तो फिर बढ़ता ही गया ना बेटा, बढ़ता ही। नहीं, मैंने उसका रीजन देखा था कि वो मिले क्यों, क्योंकि बिल गेट्स तो पता पड़ा कि उसकी ये भी एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी थी, कि ताकि दोनों इन्फ्लुएंस, आजकल मैंने बोला ना, दिस टाइम इज नॉट फॉर कंपटीशन, दिस इज फॉर कोलैबोरेशन। तभी आप बढ़ पाएंगे, आप कंपीट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आपको कोलैब करना पड़ेगा। बोलो, आगे बढ़े राजवीर और भव्य। चलिए चलिए सर, इसको आप इनफॉर्मलाइजेशन भी कह सकते हैं बेटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। बस आपके चैप्टर की लास्ट की तरफ हम लोग बिल्कुल बढ़ने वाले हैं। और यस, यस बेटा, चलिए बढ़े आगे बेटा, बोलो। इसके बाद बेटा मैं बढ़ना चाहता हूं अनएम्प्लॉयमेंट पे। किस पे बढ़ना चाहता हूं बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प यस, बेरोजगारी। अब जो नेक्स्ट पे बढ़ना चाहते हैं, वो हम लोग बढ़ना चाहते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। किस पे बढ़ना चाहते हैं बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा मैं आपको 4 कीवर्ड बताऊंगा, खैर मैंने फर्स्ट में बताए भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बताए क्या? नहीं, चलिए ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। 4 कीवर्ड बताऊंगा, वही एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, वही अनएम्प्लॉयमेंट की। आप सब लिख कर आएंगे तो सामने वाला एग्जामिनर आपको खुश हो जाएगा। सुनिएगा, विलिंग टू वर्क, विलिंग टू वर्क। दूसरा हो गया एबल टू वर्क, आर्यन काम करने की इच्छा भी है, विलिंग टू वर्क। एबल टू वर्क, काम करने के लायक भी हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क। एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट दे रहे हैं उसमें मैं हाँ भी बोल रहा हूं, जो सर आप दे दे, मैं आना चाहूंगा कल से, दैट इज एग्जिस्टिंग वेज रेट। डज नॉट गेट वर्क, फिर भी काम ना मिले, डज नॉट गेट वर्क। बेटा अगर ये 4 वर्ड आप लिखते हैं तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन कहते हैं। विलिंग, बहुत ध्यान से सुनना आदित्य, पहला हो गया विलिंग टू वर्क, काम करने की मेरी इच्छा भी है। एबल टू वर्क, काम करने के लायक भी हूं, हाथ पैर सलामत हैं। तीसरा एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो मार्केट में रेट चल रहा है वो मुझे स्वीकार है। जैसे एक एग्जाम्पल, लेबर का एक दिन का 500 रुपए का रेट चल रहा है, सो दैट इज एग्जिस्टिंग वेज रेट। और चौथा जो हो गया बेटा, डज नॉट गेट वर्क, फिर भी काम ना मिले तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट। इच्छा भी है, लायक भी हूं, एग्जिस्टिंग वेज रेट भी है, फिर भी काम मुझे नहीं मिलता है बेटा, तो अनएम्प्लॉयमेंट। सर मुझे एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी बता दो, क्या बता दो बेटा? एम्प्लॉयमेंट। सुनिएगा एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है, निकुंज बहुत ध्यान से देखना। विलिंग टू वर्क एज इट इज, एबल टू वर्क एज इट इज, एग्जिस्टिंग एज इट इज, गेट वर्क, या हाँ गेट वर्क लिख दीजिए, वो ज्यादा ठीक है। तो बेटा लास्ट क्या हो गया? गेट वर्क। क्या हो गया बेटा? गेट वर्क। तो वो आपका क्या हो गया? गेट वर्क, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। सेम डेफिनेशन, बस चौथा पॉइंट चेंज हो रहा है आर्यन। मैं अगर अनएम्प्लॉयमेंट की लिखूंगा तो भी 4 पॉइंट लिखूंगा, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन तो भी 4 पॉइंट, बस लास्ट में मैं लिख दूंगा डज नॉट गेट वर्क, तो वो हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा बेटा? और गेट वर्क तो वो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। An unemployment is a situation where a person, सुनिएगा, an unemployment is a situation where a person is willing to work, able to work at the existing wage rate, does not get work, does not get work. An employment is a situation where the person is willing to work, able to work, existing wage rate, get work, या does get work, या do get work, that is employment. बोलो, ठीक रहा क्या?
आगे बढ़े। नहीं अभी तो चैप्टर का हुआ बेटा। 2-3 मिनट यहीं पे बैठ के ले लो ब्रेक, वो चलेगा क्या? 5-7 मतलब 10 मिनट्स मुझे और चाहिए, 5-10 मिनट्स और चाहिए। नहीं अभी तो आए बेटा आप लोग। 1 मिनट उठ गए तो आइए बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट आर्यन और निकुंज आइए, आइए बेटा बाहर। हाँ इधर इधर बेटा, इधर से। हाँ इधर से, हाँ हाँ इधर से। उधर, उधर बैठो, लास्ट फोर्थ पे बैठो, फोर्थ पे। नहीं तुम्हें मतलब आइए और ऐसा, हाँ बस। निकुंज आ गई बेटा, इसके आगे वाली बेंच, बस। कृष्णा शिफ्ट हो, प्रतीक शिफ्ट हो। नहीं वहीं पे आप अच्छे पढ़ेंगे, या तो फिर यहाँ आगे आना पड़ेगा, या चलेगा आ जाओ यहाँ पे। थोड़ा सा बैग हटा के शिफ्ट हो, अंदर हो आर्यन, और अंदर। आप अच्छे से शिफ्ट हो जाओ, बस। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये तो मैंने आपको बता दिया कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अब जरा ये देख लीजिए, प्रोबेबली मुझे 10-15 मिनट और लगेगा, तो 10-15 मिनट अपन और इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर एक छोटा सा 5-1 मिनट का ब्रेक, फिर आपसे बात करूंगा चैप्टर नंबर 7 की, फिर अपन वो कंप्लीट करेंगे। चलिए बढ़े आगे। सबसे पहले बेटा कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है द फर्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज या हिडन, हिडन जो दिखता नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे मान लीजिए मैंने ये जॉब स्किप कर दी, मतलब छोड़ दी, और मैं दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ऐसे कुछ कुछ आपकी पुरानी जॉब से ऐसे दो रीज़न ही हो सकते हैं, या तो आपको अपॉर्चुनिटी की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, अच्छे नोट पे आप यहाँ छोड़ रहे हैं, सब खुश हैं और अच्छे नोट पे आप छोड़ रहे हैं, और फिर दूसरा एक होता है कि आपने वहाँ पे अच्छा धूम धड़ाका कर दिया, मतलब आपने अच्छी खासी लड़ाई वड़ाई कर ली और आपका वहाँ पे किसी से बनी नहीं, और आपने सोचा अब तो मुझे दूसरी जगह जाना है। मुझे लगता है पहला वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छे नोट पर छोड़ के जाइए, क्योंकि इंडस्ट्री जब एक है तो मुलाकात तो ज़रूर होगी, मुलाकात जब होगी तो अच्छी मुलाकातें हों, बुरी मुलाकातें ना हों। मतलब अगर आप जब भी, मतलब मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को लीव किया है आज तक कभी ऐसा नहीं हो। आज भी जब भी मैं, मेरा फर्स्ट स्कूल, दिस इज़ माय 5th स्कूल, फर्स्ट स्कूल, आज भी जाता हूँ सेशंस लेने, आज भी प्रिंसिपल, मुझे लगता है नहीं यहाँ पे कोई वहाँ का स्टूडेंट है, आज भी वहाँ के प्रिंसिपल से मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट है, बहुत, और वो अभी भी चाहते हैं कि मैं आ जाऊँ। तो ऐसे आपको ऐसे अच्छे नोट पे छोड़ना चाहिए, आज भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो बेटा नहीं नहीं, वो सबसे पहला वाला, सबसे पहला, जहाँ पे अभी सर हैं, अक्षय सर हैं, वहाँ पे। चलिए, नहीं नहीं वहाँ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, तो सुनिए एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में आपने अच्छा खासा काम किया, अब नई ऑर्गेनाइजेशन, अथर्व, अब आप नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेटा नई ऑर्गेनाइजेशन, आप एक, कई लोग का ऐसा मानना होता है, हर एक का एक परसेप्शन है, नई ऑर्गेनाइजेशन में आप एक अच्छी एनर्जी से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जब भी बेटा आप एक फॉर्म भरते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आप कितने दिन में ज्वाइन करेंगे। हमारे जैसे कोई होते हैं वो कहते हैं इमीडिएट ज्वाइनिंग, नेक्स्ट डे से ही। कुछ जैसा होता है जिनको नोटिस पीरियड पे देना होता है, वो लिखते हैं 1 मंथ, कि मैं छोड़ूंगा उससे 1 मंथ का मेरा नोटिस पीरियड होगा, और फिर मैं, कई लोग लिखते हैं 7 डेज, फिर 1 मंथ से अबव नहीं होना चाहिए, वरना आप उस जॉब के लिए सीरियस ही नहीं है, ये बात ये बताता है। ठीक, तो कई लोग क्या करते हैं बेटा, इस बीच में क्या करते हैं, कई लोग घूमने निकल जाते हैं कि थोड़ा एक फ्रेश हमारा माइंड हो जाएगा और वापस नई जॉब ज्वाइन करेंगे। उतने समय तो वो बेरोजगार रहना। मान लो मैंने जॉब छोड़ी 31 दिसंबर को, और अगली जॉब में 7 दिन में ज्वाइन करने वाला हूँ, या 5 दिन में, 5 जनवरी से, 5 दिन तो मैं बेरोजगार रहना। उतने समय उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बेटा? डिस्गाइज। एक्चुअल में वो होती नहीं है, इसलिए उसका नाम दे दिया हिडन, जो दिखाई नहीं देती। वास्तव में कोई बेरोजगार नहीं है, उसने एक टाइम पीरियड, एक गैप लिया है बेटा, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। कृष्णा समझ में आया? एक जॉब छोड़ा, दूसरी जॉब को ज्वाइन किया, तो बेटा उसके गैप को क्या कहा जाता है बेटा? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आया समझ में बेटा? when you are leaving one job and when you are joining other, the gap between these time is called
हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? बोलो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो होता है बेटा वो होता है सीजनल। क्या होता है बेटा? सीजनल। सीजनल का मतलब होता है कई बार कई लोगों का कोई सीजन होता है और बेटा क्या होता है कि वो सीजन जो ऑफ सीजन होता है उसमें थोड़े फ्री रहते हैं। आजकल ऐसा समय है नहीं बेटा, कोई भी फ्री रहना नहीं चाहता, कोई भी फ्री रहना नहीं चाहता। अगर वो ऑफ सीजन क्या करता है बेटा, वो ऑफ सीजन फिर दूसरे काम करना शुरू करता है। क्या करता है बेटा? दूसरे काम। जैसे कोई फार्मर है बेटा, क्या है बेटा? कोई फार्मर है, तो वो फार्मर क्या करता है बेटा? वो फार्मर अपने ऑफ सीजन में फिर कुछ और काम करता है, कुछ और काम करता है। तो वो क्या करता है बेटा? उस समय के लिए वो क्या रहता है? सीजनल अनएम्प्लॉयड। वैसे ऐसे कुछ होता नहीं है बेटा, ऑफ सीजन में भी आजकल लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेते हैं और करना ही चाहिए। महंगाई इतनी है, फैमिली इतनी बड़ी है, तो वो अपने ऑफ सीजन ऐसा तो नहीं बोलेगा कि मैं वो करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा? ओपन। ओपन के जो निकुंज मैंने ऊपर आपको 4 फैक्टर बताए, इसको आप अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। दोनों की ही डेफिनेशन सेम है। विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट, डज नॉट गेट वर्क। मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन को क्या करिएगा बेटा? रिपीट करिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ऋषभ अगर मैं बच्चे को याद कराऊं तो मैं 4 कीवर्ड बोलता हूं। सबसे पहला क्या होगा बेटा? विलिंग टू वर्क। दूसरा क्या होगा? एबल टू वर्क। तीसरा क्या होगा? एग्जिस्टिंग वेज रेट। चौथा क्या होगा? डज नॉट। एम्प्लॉयमेंट में आ जाइए। पहला क्या होगा? विलिंग टू वर्क। दूसरा क्या होगा? एबल टू वर्क। तीसरा क्या होगा? एग्जिस्टिंग वेज रेट। चौथा होगा गेट वर्क। निकुंज तीनों पॉइंट सेम है बेटा। विलिंग टू वर्क, यहाँ पे विलिंग, एबल एबल, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग। अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए तो लिखना डज नॉट गेट वर्क चौथा, और एम्प्लॉयमेंट आ जाए तो क्या आ जाएगा? बाकी 3 सेम है। एक बार याद करोगे तो 2 डेफिनेशन आपकी याद हो जाए। ये जब होगा जब आप अटेंशन से सुनोगे। ये सब तो बाद में और घर पे भी किया जा सकता है। जी सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं ना? हाँ, सुनिएगा। अब आपको बेटा मैं नेक्स्ट बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इसके लिए एक ट्रिक आपके लिए बनाई है बेटा। ये ट्रिक बनने में बहुत समय लगता है, बहुत समय। और आपको मतलब बता नहीं रहा हूं, मतलब सिर्फ एक बता रहा हूं। स्कूल का तो छोड़ दीजिए, आज का आप लेक्चर सुनेंगे 1 o'clock शार्प लेक्चर था जो 2:30 हुआ, 2:30 शार्प एक लेक्चर शुरू हुआ जो 4 o'clock हुआ, 4 o'clock आपका लेक्चर शुरू हुआ है जो 7 o'clock खत्म होगा। कंटिन्यू 6 घंटे से पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू, और उतनी एनर्जी से, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति सीरियस हूँ। उम्मीद है आप भी आपके काम के प्रति सीरियस रहें, फिर नहीं तो यहाँ बैठने का मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहली बार होगा जब ऐसा मैं करूंगा, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे लिखूंगा मेजर्स टू करेक्ट दैट एम्प्लॉयमेंट। रेमेडियल, रेमेडियल मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स डिस्कस हो गया टाइम के रिगार्डिंग। अभी अपन पहले अभी तो प्रेजेंट पे ध्यान दें। चलिए, रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक तरफ निकुंज प्रॉब्लम उल्टे हाथ पे लिखूंगा और उसका सॉल्यूशन। मैं सच बता रहा हूं बेटा, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। जो प्रॉब्लम लिखूंगा उसी के सामने उसका सॉल्यूशन। किताब ने तो क्या किया, जैसा मन चाहा वैसी प्रॉब्लम लिख दी, जैसा मन चाहा वैसी सॉल्यूशन लिख दी। लेकिन अपन क्या करेंगे बेटा, उस प्रॉब्लम के सामने ही उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो आपको इजीली वो याद हो जाएगा। एक एक करके बेटा अपन आराम से और सुकून से एक एक चीज करेंगे। सबसे पहला बेटा हो गया कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा पहला, सर मैं आपको बहुत बेसिक बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी का रीजन क्या है। व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज? 1 मिनट मुझे आप दीजिएगा। एक 2 minutes ब्रेक, यहीं पे आप बैठे रहेंगे। मुझे 1 मिनट, एक जरूरी वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। मैं 1 मिनट में आया बेटा, फिर अपन वापस कंटिन्यू करेंगे। 2 minutes ब्रेक, आप कोई भी बाहर में जाएगा, अदरवाइज मैं 2 मिनट में शुरू कर दूंगा, तो फिर आपका यहाँ पे लॉस हो जाए। 2 मिनट आप भले प्लेस पे बैठे ब्रेक ले लें अपना, फिर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं।
चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट जो शुरू करते हैं बेटा, वो करते हैं चलिए बच्चों, हाँ बेटा, चलो बेटा, सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं यहां पे लेफ्ट साइड पे आपको लिखूंगा कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या लिखूंगा बेटा? कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की बेरोजगारी के रीजन क्या है। और बेटा जहां रीजन है मतलब प्रॉब्लम है, और उसके सामने उसका सॉल्यूशन लिखूंगा। ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है, सो दैट आपके लिए वो आसान हो जाए। तो शुभ, सबसे पहले बेटा जो रीजन है, मैं आपको पता है ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी के रीजन क्या है। तो सबसे पहला जो रीजन होता है बेटा, विच इज स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमी का रेट है बढ़ने का, वो बड़ा स्लो है। वो बड़ा क्या है बेटा? स्लो है। सबसे पहला रीजन मैं आपको क्या बता रहा हूं प्रतीक? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बता रहा हूं बेटा? कॉज। क्या रीजन क्या है कि हम लोग बहुत सारे अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं? तो पहला रीजन है बेटा स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा इसके लिए सर सॉल्यूशन क्या निकाला? एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। सच बता रहा हूं, अगर आप बहुत स्मार्टली स्टडी वाले स्टूडेंट हैं तो आप इसको बहुत अच्छे समझेंगे। एक तरफ सॉल्यूशन लिखो, उसका अपोजिट कर दो तो उसका सॉल्यूशन, एक तरफ उसकी प्रॉब्लम लिखो, उसका अपोजिट करो सॉल्यूशन। आर्यन, रीजन क्या बोला अनएम्प्लॉयमेंट का? स्लो रेट है। इसलिए किसने क्या बोला? एक्सेलरेटिंग रेट है। मतलब यहां पे वो क्या बोल रहा है बेटा कि यहां पे उसका स्लो रेट है और यहां पे बोलता है उसका अच्छा रेट कर दो। ठीक है, चलिए। नहीं बेटा वो नहीं, क्योंकि वो जम रहा है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। ठीक है, इसके बाद आत्मिक सेकंड पे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड जो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट के सबसे बड़ा रीजन जो मुझे भी लगता है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या है बेटा? पॉपुलेशन। जो दूसरा रीजन है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ते जा रही है। सर इसका क्या रेमेडियल मेजर है? इसका क्या है सर? इसका है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक तरफ प्रतीक समझ में आ गया, एक तरफ उसकी बुराई कर रहा है और उसके सामने उसकी अच्छाई कर रहा है। इधर कहता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसका रीजन क्या दिया कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। इजी बोलो, यस और नो। कीर्तन समझ में आ रहा है ना? कृष्णा आ रहा है? यस सर। चलिए, समझ में आया बेटा। बुक ने क्या करा? बुक ने जंबल कर दिया। तो सामने वाला जब स्टूडेंट पढ़ता है ना तो उसको समझ ही नहीं आता, वो कॉजेज को अलग याद करता है और उसके मेजर्स को अलग याद करता है। लेकिन क्योंकि हम क्योंकि बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों ने क्या कर दिया, उसी प्रॉब्लम के आगे उसी का सॉल्यूशन। कल जैसे ट्रिक बोली थी तो बेटा इसमें अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। सर तीसरा रीजन बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट का, बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा रीजन है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर की सर जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा क्या है बेटा? अंडर डेवलप्ड है। क्या है? अंडर डेवलप्ड। तो सर उसके लिए क्या करो? एग्रीकल्चर को डेवलप कर दो। क्या लिख दिया बेटा? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से इजी। मतलब अगर आप एक भी याद करेंगे ना भव्य, तो ये उसका बेटा रीजन आपको मतलब ये पता है, सीखो ट्वेल्थ वालों कि अपने को कैसे बेटा, कैसे अपने को आगे की जो हेडिंग होती है वो बनानी होती है। रटिए मत, बनाना सीखिए।
अगर एक भूल भी गए ना बेटा, तो अगर उसका रीजन याद होगा तो उसका सॉल्यूशन खुद करोगे। मान लो एक तरफ आ गया कि पॉपुलेशन हाई है, ये रीजन है, तो उसका सॉल्यूशन क्या बनाओगे? कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन हाई है तो उसको कंट्रोल कर लो, बन गया। किसने कहा कि वो पत्थर की लकीर है जो आपको एज इट इज वहां करना है वो यहां करना है? आपको तो सीखना है तरीका, मैं आपको वही सिखा रहा हूं। बोलो, आगे बढ़े सर। और आगे प्रॉब्लम बताइए बेटा, और आगे प्रॉब्लम की बात करते हैं, जिसके लिए तो आप सब एक्सेप्ट होंगे। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। प्रतीक और कृष्णा, आप आपकी प्लेस पे हो जाओ। और सर यहां पे क्या बोला उसके लिए बेटा? यहां पे जो बोला है उसके लिए वो बोला है रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, रिफॉर्म, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड स्किल ग्रोथ, एंड स्किल ग्रोथ। बात की लाइन एंड के बाद बहुत अच्छी है, स्किल ग्रोथ। तो मैंने ये अगर जो शुरुआत से ध्यान दे रहा है उसको बहुत आसान लगेगा। एक तरफ प्रॉब्लम, एक तरफ सॉल्यूशन। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सर प्रॉब्लम क्या है? क्यों बेरोजगारी है? स्लो रेट है, तो ग्रोथ रेट को बढ़ा दो। सर पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो। सर अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलप्ड ही नहीं है, तो डेवलप कर दो ना। सर एजुकेशन सिस्टम ही डिफेक्टिव है, उसको क्या कर दो? चेंज कर दो। इसी तो एनईपी निकला था 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत हद तक तो हो पाया लेकिन पूरा नहीं हो पाया। एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मुझे सीखने का बड़ा शौक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप आपके लेक्चर कैसे डिलीवर करते हैं? हमें तो जगह 1 घंटे का या 2 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर होता है, अब मैं उसको एंजॉय करता हूँ। पहले जब होता था तो बड़ा लगता था 2 घंटे पढ़ाऊंगा क्या। इस बार अब गया था मंडलेश्वर पढ़ाने 2-3 वीक्स बिफोर, तो वहाँ पे जो अपना एसोसिएटेड स्कूल है, तो वहाँ पे 3 घंटे का लेक्चर था। तो अब मैं सीख गया हूँ 2 घंटा 3 घंटा कैसे आपको बीच में थोड़ा सा आपको एक्टिविटी कराएगा। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो कहते सर मेरा एक लेक्चर 3 घंटे का होता है। मैंने कहा एक लेक्चर 3 घंटे का कैसे? वी वर टॉकिंग ओवर द मैसेज, तो हम लोग बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में भूल गया उसके वो प्रोफेसर है। तो उन्होंने कहा सर सबसे पहले 45 मिनट्स, स्ट्रिक्ट 45 मिनट्स मैं उस टॉपिक के बारे में बताता हूँ, मैं उस टॉपिक के बारे में डिलीवर करता हूँ कि सर ये टॉपिक है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है, तो मैं टॉक करता हूँ, मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं टॉक करता हूँ। टॉक का मतलब है मैं बच्चों के बीच में जाता हूँ। जैसे अभी तो हमें स्टिक होना पड़ता है कैमरा सामने, जैसे ऐसे हम जो क्लासरूम वाला वो होता है, तो मैं बच्चों के बीच में 45 मिनट्स अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता हूँ। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, और सर अनएम्प्लॉयमेंट का करंट स्टेटस क्या, और उनके व्यूज जानता हूँ 45 मिनट्स। इसके बाद सर मैं उनको देता हूँ रिमेनिंग 45 मिनट्स। सबके पास अपना अपना आईपैड और लैपटॉप होता है सर, वहाँ पे वो लोग अपनी अपनी पीपीटी बनाते हैं। पीपीटी जो भी आप, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को अब एक्सप्लेन करना है, सो विल मेक योर पीपीटी। यू हैव द वाईफाई कनेक्टेड इन योर लैपटॉप एंड आईपैड, सो आप उस पर चैट जीपीटी करिए, एआई करिए, गूगल करिए, आप एक अपना 10 प्रोबेबली 9 या 10 स्लाइड्स के आप एक पीपीटी बना दीजिए। तो अब पीपीटी में अब राजवीर उसको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके सोर्सेज। पीपीटी बनाओगे तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट तो लिखोगे, उसके सोर्सेज लिखोगे, उसके टाइप लिखोगे, उसके फीचर, उसके मेरिट डिमेरिट सब लिखोगे, तो आपका वो लर्निंग हो गई। अब हो गया 1.5 घंटा, 45 मिनट्स मेरा, 45 मिनट्स आपका। अब चलता है 1.5 घंटा, विच इज 5 मिनट के ब्रेक के बाद पीपीटी सेशंस। 1 by 1 यू ऑल हैव टू कम ऑन द स्टेज, एंड वहां पर आपको आपकी पीपीटी को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। इसमें 3 काम हुए। पहला लिसनिंग, मैंने जो बोला आपको उसमें लिसनिंग हुआ। दूसरा, आपने जो पीपीटी बनाया तो आपकी आर्ट इंटीग्रेशन हुआ, आपने आर्ट सीखा। तीसरा जो हुआ प्रेजेंटेशन, विच इज योर कम्युनिकेशन स्किल। उन्होंने 3 घंटे में 3 स्किल सिखा दी। मैंने कहा ये होता है सिखाना। मजा आ गया उनसे बात करके। ऐसा है, तैयारी मैं भी कर रहा हूं। चलिए बढ़े आगे। सो कहने का मतलब है बेटा, एक तरफ आपने प्रॉब्लम करा और एक तरफ आदित्य ने सुना है जो मैंने अभी बताया। हाँ अच्छा है। तो एक तरफ अपन ने प्रॉब्लम की बात करी बेटा, और दूसरा अपन ने सॉल्यूशन की बात करी। चलिए सर और ऐसा बताइए बेटा, और अपन बात करते हैं बेटा। 5th इज कॉल्ड स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। क्या बोला बेटा कि सर जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो क्या है, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री।
तो सर ऐसा क्या किया जाए जो इंडस्ट्रीज को ठीक किया जाए? तो यहां पे उन्होंने बेटा क्या शब्द बोला, इंडस्ट्रीज के लिए एज सच कोई रिफॉर्म यहां पे नहीं दिया गया है, स्पेसिफिक रिफॉर्म कोई दिया नहीं गया। अपन और आगे बढ़ते हैं, जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम का ही आपको बुक में सॉल्यूशन, क्योंकि बुक ने इस इंटेंशन से नहीं बनाया जिस इंटेंशन से अपन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज इट इज। अब 5th पे बढ़ते हैं बेटे, 6 पे। डिक्लाइन, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहां पे हुआ बेटा एनकरेजमेंट टू, एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक तरफ क्या बोला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गिर रही है, और दूसरी तरफ सॉल्यूशन बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एनकरेज करिए। क्या करिए बेटा? एनकरेज करिए। मतलब एक तरफ आपको नेगेटिव लिखना है, दूसरी तरफ पॉजिटिव लिखना है, ठीक है तो बेटा 10-10 पॉइंट्स, मैं एक एक को यहां पे नहीं लिख रहा हूं। हाँ, 5th वाले का बेटा बुक ने कोई स्पेसिफिक मेजर नहीं दिया बेटा, मैं आपको ये तो बता। बुक ने बेटा सुनो, बुक ने आपको ऐसा नहीं बोला कि हम एक तरफ प्रॉब्लम लिख रहे हैं और उसी के सॉल्यूशन। बुक ने, पता है आप बुक में भी देखेंगे, एक तरफ लिखा है कॉजेस पूरे लिखे और एक तरफ रेमेडियल मेजर अलग लिखे बेटा। ये तो मैंने कंपेयर करके बताया, तो इसका मुझे दिखा नहीं बेटा, इसका मुझे दिखा नहीं, ठीक है। ऐसे आप भी करना शुरू करिए। हाँ बेटा, खींच सकते हैं फोटो अगर आपको लग रहा है, यू ऑल कैन टेक फोटो। चलिए ये हो जाए तो अपन आगे बढ़े। हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। बेटा इसके बाद लास्ट जो आपको बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट की कई स्कीम्स निकली हैं बेटा, जैसे आपका MG नरेगा हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या बढ़ा रही है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है। बोलो ठीक है। इसी के साथ ये एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो दिया था आप लोग को ब्रेक, तो आप लाइव भी अटेंड कर लेंगे ना, ठीक है। वो 8 o'clock वाले में नहीं जा पाएंगे क्या? क्यों, कितना लेट यार? बॉयज के लिए क्या लेट, पढ़ने के लिए तो अपन कर सकते हैं, कर सकते हैं यार। नहीं नहीं, 7 o'clock तक, 7 o'clock तक है। आपको कहीं पे क्लास है आपका? कितनी बजे? ठीक है, जितनी देर तक आप रुक पाएंगे उतना है। 7 बजे तक आप दोनों तो हैं, आप चारों तो हैं, इतना तो मुझे पता है। 5 भले ब्रेक ले लीजिए। सो कितने बजे तक का ब्रेक चाहिए? कितने बजे तक का ब्रेक चाहिए? 5 मिनट। चलिए, विल बी मीटिंग अगेन एट आफ्टर 5 minutes। दो चैप्टर आपके प्रोबेबली, दो इंडियन इकोनॉमी के और बचे हैं, 7 and 8। 7 and 8 चैप्टर, ये अपन ने कौन सा खत्म किया? एम्प्लॉयमेंट 6। तो सिर्फ 2 ही बचे और फिर आपका बेटा पूरा कोर्स इसका हो जाएगा। अभी आज मैं एजेंडा लेकर आया था 7 और 8 आज फिनिश करा के कंप्लीट करा दूंगा, बट क्योंकि एक चैप्टर हो गया, एक चैप्टर अभी और करेंगे विच इज द इन्वायरमेंट। और अब आपका मैं कल, क्योंकि विनय सर अभी बोल के गए कि कल वो बैच तो लेंगे 4 to 5, और वो बोल के गए कि मैं संडे को थोड़ी एक्स्ट्रा बैच लूंगा। तो मैंने टेंटेटिव टाइम पूछा, तो वो ठीक है आपको, वो तो वही बताएंगे, मैं टेंटेटिव नहीं। तो उन्होंने अच्छा खासा बैच का बोला कि वो संडे को वो बैच लेंगे। तो संडे को फिर मैंने सोचा है मेरा माइक्रो का भी जो 3-4 घंटे का है, मैं वो भी कंप्लीट कर लूंगा माइक्रो का। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी मैं करा देता हूँ आपको 7 चैप्टर विच इज वेरी इजी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलप, लैंड डिग्रेडेशन, एफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वो पार्ट है और अपन निकुंज बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा। तो अभी 7 कराता हूँ, कल फुल फ्लेजेड, मतलब मुझे कल ऐसा लग रहा है कि सर अगर बैच लेंगे 4 से 5, तो मुझे टाइम मिल जाएगा 5 से 7, 2 घंटे का। 2 घंटा तो नहीं मानते, बट ठीक है, इंडिया चाइना पाकिस्तान, क्योंकि बेटा कल इसलिए भी फ्रेश कराना अच्छा रहेगा
क्योंकि बेटा अभी तक के चैप्टर एक तरफ और इंडियन इकोनॉमी का 8वां चैप्टर जो कल कराऊंगा वो एक तरफ, इकलौता चैप्टर 8 नंबर का है। 8 चैप्टर 8 नंबर का, 8 चैप्टर इकलौता चैप्टर। बाकी सब जो शुरुआत के 3, प्लीज लिसन केयरफुली, जो बेटा शुरुआत के 3 है वो 4-4 नंबर के हैं। जो बीच के 4, 5, 6 जो कराया अब 7, ये जो 4 चैप्टर हैं ये प्रोबेबली 5-5 नंबर के हैं। ऊपर वाले 4-4 नंबर, ये 5-5 नंबर। ये इकलौता चैप्टर 8वां आखिरी जो बेटा 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ अभी 7 चैप्टर प्रोबेबली 15-20-25 मिनट्स में कंप्लीट और वाइंड अप करेंगे। कल फ्रेश 5 से 7 या 5 से 6:30 या 7 बोल दीजिए उसको, उस पर मुलाकात करते हैं 8 चैप्टर। तो कल आपकी हो जाएगी छुट्टी, मतलब इसके जो सीबीएसई वाले हैं। फिर मुलाकात करेंगे संडे को इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन के लिए। तो माइक्रो में कौन कौन बैठ पाएंगे? हमारे 11th वाले बैठ जाएंगे जो सीबीएसई से हैं, 11 सीबीएसई बैठ जाएगा और 12th एमपी बोर्ड बैठ जाएगा। ये 2 आपके संडे को, मतलब कल आप फ्री हो जाएंगे मेरे रिवीजन से। ठीक, अपना साथ अच्छा रहा और जिन्होंने रेगुलर अटेंड करा मैं समझता हूँ उनको बड़ा बेनिफिट मिला। बीच बीच में आए उनको थोड़ा कम मिला होगा। हाँ, कौन सा गाना? कौन सा बेटा? अपना साथ तो अंत तक है। विनय सर का एक स्टूडेंट मिला, विनय सर का 2013 में उनसे पढ़ा है, 2013 में, 12 साल पहले। चलिए चलिए, क्या बोला यशराज? चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं एक इंडियन इकोनॉमी के सबसे इजीएस्ट चैप्टर जिसका नाम है, और पता है इनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, पता है टर्मिनोलॉजीज स्पिरिट क्या क्या सुनना होम? इन्वायरमेंट क्या होता है, लैंड पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, और लैंड डिग्रेडेशन, एफॉरेस्टेशन, ये सारी चीजें हैं। मतलब मैं आपको, हाँ बेसिक बेसिक है, मतलब इसका वेटेज तो सबसे, इसका ये चैप्टर पता है कौन अच्छे से करके आता है? जिसको पास होने की उम्मीद नहीं लग रही वो ये इजी वाला कर लेता है कि चलो कम से कम ये कुछ बचा तो लेगा अपने को, क्योंकि इजी वाला टर्म वाला है। बेटा 40 में से आप, मैंने आपको वेटेज बताया ना बेटा, सुनना, जो 1, 2 और 3 है ये टोटल 12 मार्क्स का है। 1947 के पहले वाला 50 से 90 और 1991 एलपीजी वाला। फिर बेटा 4, 5, 6 और 7, 4 आपका वो हो गया, कौन सा वाला हो गया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट। फिर तीसरा आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट, और 7वां मतलब 7th अभी अपन करने वाले सस्टेनेबल, जो अभी करेंगे 7th वाला। ये 4 मिला के होता है 20 मार्क्स। नहीं मैं कुछ, फिर वो हो रहा है ना 32 हुआ ना, ठीक है। उसके बाद जो कल आपको 8 चैप्टर इंडिविजुअली लूंगा, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, वो बेटा इकलौता चैप्टर 8 मार्क का है। अब आप वेटेज इंडियन इकोनॉमी का देख लीजिए, हो गया 40। तो ऑन एन एवरेज भव्य अगर अपन 7th का देखें तो वैसे 5 है, 5 ही होगा, क्योंकि बेटा सीबीएसई हमेशा अपने जो जो बाइफर्गेशन करती है उस पर बड़ा स्टिक रहती है। तो मेरा अभी अपन पूरा कर चुके हैं, मेरा मन है 7th वाला और करा दूं, तो 7th वाला और हो जाएगा, बड़ा इजी है। 8th वाला कल फ्रेश माइंड से 5 बजे मुलाकात करेंगे तो फ्रेशली आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि बेटा उसका वेटेज ही 8 मार्क का है। सोचो एक चैप्टर 8 मार्क दे जा रहा है, जो ये 4-4 दे जा रहे हैं इंडिविजुअल, जो ये 5-5 दे जा रहे हैं, वो बेटा इकलौता 8 दे जा रहा है। तो सोचिए करने में फायदा है। जो टॉपर कैटेगरी का होगा वो 8th वाला तो कभी छोड़ने का सोचेगा भी नहीं, और आसान है। उसके मैं पहले ही प्रायर नोट्स बना के आऊंगा, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के। ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, जीएलएफ कैंपेन है, बहुत बात करी थी आपसे, अब फिर बात करेंगे। जो कम्यून बने थे 26,000 कम्यून, कल फिर आपको रिवाइज करा देंगे, तो एक बार और पक्का हो जाएगा। नहीं अभी मतलब भी नहीं है बेटा, अभी वाइंड अप करने से 15-20 मिनट का है 7th, और इजी है, लाइटर नोड पे। 6:30, 6:15 भी निकलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे।
मैं खुद रोज जाता हूं वहां पे, रोज पे बैक साइड पे, दूसरे वे से चले ऐसे इधर से, मैं तो इधर से इनको कल ले गया था। हम लोग रिटर्न में कितनी देर में आए थे जिस वे से मैं लेकर आया था? 7 मिनट्स लगता है मुझे। इजी बिल्कुल। मैं इससे नहीं जाता, इस रूट से नहीं, उस रूट से दूसरे वाला जो गया था वहां से, सरवटे वाले रूट से कर, वहां से गए तो इजी पहुंच। मैं इनको कल से लेकर आया 7 मिनट्स में। चलिए, समय लगेगा, तो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, तो आप यू कैन लीव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिस्गाइज करेक्ट बेटा। बेटा एक छोटी सी वो हमसे हुई मिस्टेक, जो हमने रेगुलर ये आपके वो पढ़े थे अनएम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पे मैंने जो बेटा डिस्गाइज बताया उसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, द गैप बिटवीन टू। एक्चुअली डिस्गाइज का मतलब होता है एग्रीकल्चर वाला अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए एक्चुअल में जरूरत 5 की है और 10 पीपल आर वर्किंग, तो बेटा ये जो 5 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड है, इसको हम लोग कहते हैं हिडन। काम करते हुए तो यशरत 10 ही दिखाई देंगे, लेकिन जरूरत कितने की है? लेकिन फैमिली में 10 मेंबर हैं तो 5 क्या करेंगे, तो ले जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, शोरूम होता है, पिताजी काम कर रहे हैं, बेटे को एक्स्ट्रा में रख के रखा है, वो सिर्फ खाता ही रहता है बस। कभी ये ऑर्डर कर रहा है, कभी उसकी जरूरत नहीं, काम नहीं कर रहा, लेकिन वो दिखता हुआ काम करने वाला दिखता है। सब जसप्रीत को क्यों देख रहे हैं? इसको, शुभ को। तो डिस्गाइज, और जो बेटा बेटा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि एक जॉब छोड़ रहा हूं दूसरी जॉब कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल बेटा। दिखाई नहीं देता, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। जो एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में गैप होता है दैट इज फ्रिक्शनल। जो 5 जने खेती पे काम, 5 जनों की जरूरत है और 10 जने काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दैट इज डिस्गाइज या हिडन, दैट इज डिस्गाइज या हिडन। चलिए सर नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। ये चैप्टर बड़ा आसान है। इस चैप्टर का नाम भी है चैप्टर नंबर 7 विच इज कॉल्ड इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बड़ा आसान और जल्दी होने वाला चैप्टर। सर सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बोली है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज बेटा, आता जो भी टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में बताऊंगा ना, ऐसा कोई बच्चा यहाँ नहीं बैठा होगा जिसको वो पता नहीं है। लेकिन सर फिर हम क्यों क्यों बता रहे जब हमको पता नहीं है? तो एफॉरेस्टेशन आपको नहीं पता, डिफॉरेस्टेशन नहीं पता, एयर पोल्यूशन नहीं पता, वाटर पोल्यूशन नहीं पता, सबको सब कुछ पता है। बात आती है कीवर्ड्स की। आप क्या लिख के आएंगे? मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा, आप क्या वाटर पोल्यूशन क्या लिखेंगे? द डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज इज वाटर पोल्यूशन। और एक एग्जांपल अभी जब दिया तो मैं दे ही देता हूं, वाटर पोल्यूशन इन्होंने क्या लिखा है वो सुनिएगा। आपने क्या बोला? वाटर पोल्यूशन द डंपिंग ऑफ वेस्ट, यही लिखेंगे, आसपास लिखेंगे इसके आंसर, क्योंकि हमें बेटा आइडिया है कि हर बच्चा कैसा लिखेगा। द डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज इज वाटर पोल्यूशन। नाउ सी कि बुक क्या लिखना चाहती है और सीबीएसई क्या एक्सपेक्ट करता है। When toxic substance enter river, streams and other water body and dissolve or become suspended in water, it leads to water pollution. आप एयर पॉल्यूशन क्या लिखेंगे? देखिए जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं दे गेट स्प्रेड इनटू द एयर या एटमॉस्फेयर इज एयर पॉल्यूशन। इसके एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखिएगा, जिसके लिए चैप्टर, वरना मैं चाहता तो ये बोल देता ये चैप्टर आप करिएगा, चैप्टर छुड़वा रहा हूं। एयर पॉल्यूशन सुनिएगा, बल्कि मैं अपना काम बढ़ा रहा हूं लेकिन आपका फायदा कर रहा हूं। एयर पॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी है? एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट लाइक स्मोक, डस्ट पार्टिकल इन एयर इन सच कॉन्सेंट्रेशन which are harmful to men and the environment। ये लिखोगे तब सीबीएसई नंबर देगा, वरना ये नॉर्मल लैंग्वेज तो अपन 4th 5th में सोशल स्टडीज में एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लिखते थे, वो ही अगर 12th में लिखने में आया तो फिर क्या मतलब 12th की सी बोर्ड देने का? समझ में आया क्या? बोलो। इसलिए चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपके फायदे के लिए। चलिए सर आगे बढ़ा जाए, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन होता है बेटा, व्हाट इज इन्वायरमेंट? टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस। और दूसरा क्या बोला? टोटलिटी, सॉरी, टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। व्हाट इज एनवायरनमेंट?
टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस। जितना प्लैनेटरी इनहेरिटेंस है जिसमें यहाँ पे जीवन है, और सारा बेटा टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस, इन दोनों को मिला दिया जाए तो बेटा वो इन्वायरमेंट बनता है। जितना भी जीवन है, प्लैनेटरी इनहेरिटेंस और सारा रिसोर्सेज जो है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन्वायरमेंट बनता है। तो इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। क्या बोल दिया ओम? इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। बोलो बोलो कृष्णा। प्रतीक। हाँ, कल क्यों बताऊंगा, अभी बताऊं? बोलो ऋषभ। टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस। हाँ, वापस बोलो। यस, टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस। टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। बोलो कृष्णा। टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। क्या रट्टा मारा? चलो, मैं कैसा मतलब एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं जिसने कभी रट्टा नहीं मारा, मतलब उसकी ट्रिक्स निकाली उसके अलग अलग तरीके का रट्टा वट्टा नहीं। हाँ, चलो, रट्टा नहीं, एक तरीके से कीवर्ड्स याद दिलवा रहा हूं। क्यों, आगे बढ़े क्या? चलिए सर। हाँ हाँ बेटा। कहाँ बेटा? चलिए बेटा, फिर इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक और अबायोटिक तो हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छा। मैं आपको दो, चलिए वैसे चैप्टर को अपन इजी बोले थे, लेकिन दो आपको ऐसी एक लाइन बताऊंगा जो थोड़ी सी लेवल की है, ठीक है? चलिए बेटा, मैं आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट के फंक्शंस बता देता हूं कि इन्वायरमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा, इन्वायरमेंट आपको रिसोर्सेज देता है, रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए। आज देखो बेटा, आप जिस टेबल और बेंच पे बैठे हैं, ये वुड, ये टिम्बर आपको इन्वायरमेंट ने दिया है, नेचर ने दिया है। इसके बाद बेटा, इन्वायरमेंट आपके वेस्ट को एसिमिलेट कर देता है, एसिमिलेट वेस्ट आपके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इन्वायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट, इन्वायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट, ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा, इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। एक इन्वायरमेंट ही ऐसा है जो आपको जीवन प्रदान करता है। मून पे है क्या लाइफ? नहीं है। मार्स पे है क्या? नहीं है। ठीक है बेटा, तो इन्वायरमेंट आपको क्या देता है बेटा? इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, ठीक है? लास्ट में बोलता हूं, ये बड़ा मेरा फेवरेट पॉइंट है। इन्वायरमेंट जो होता है वो आपको एस्थेटिक सर्विसेज देता है। क्या देता है बेटा? एस्थेटिक सर्विसेज। ये एस्थेटिक क्या होता है? हम कहीं भी पिकनिक या घूमने जाना पसंद करते हैं तो बोलते हैं कोई नेचर की जगह होनी चाहिए, तो वो जरा बड़ा अच्छा लगता है नेचर, क्योंकि आपको वो बेटा, वो कहते हैं नेचर इज द गिफ्ट ऑफ, मतलब गिफ्ट ऑफ गॉड। तो नेचर, इन्वायरमेंट आपको क्या देता है बेटा? ऐसी नेचुरल प्लेस देता है। अपने इंदौर के पास अपन बढ़िया पसंद करते हैं पाताल पानी जाना, जाम गेट जाना, अलग अलग यहाँ जाना। ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ, सही बोला आपने। चलेंगे अपन भी एक बार। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स ले आइए, फिर चलते हैं। हाँ, अच्छे मार्क्स ले आइए, फिर चलते हैं। सही बात है। निकुंज, निकुंज हम, निकुंज हम तो यहाँ, आप कहाँ, वो नहीं पता। चलो, इसलिए मैं फेयरवेल्स में नहीं आता। जब भी स्टूडेंट स्कूल में फेयरवेल होता है ना, मैं नहीं आता। बच्चों बच्चों को मैं देख नहीं पाता ऐसा। आखिरी मैंने कहा बच्चे एब्सेंट। इस बार इन्होंने, इनको इस बार पता चल गया, तो मेरी स्पीच रख दी उस दिन। तो मैंने कहा मैं एक ही कंडीशन पाऊंगा, स्पीच मेरी पहले होनी चाहिए। तो बोला ठीक है, आपकी पहली स्पीच होगी। सर थे, तो बोला स्पीच आपकी पहली होगी। मैंने कहा पहली मेरी स्पीच होगी तो ही आऊंगा मैं। बोला ठीक है। 4 फैकल्टीज खड़े थे, आप लोग थे। मैंने तो आर्यन को तो मुझे याद है, प्रतीक भी याद है मुझे, जब आप 11 में थे, अभी 12 का जो हुआ। मैंने पहली स्पीच दी, माइक दिया और सीधा बाहर। उसके बाद कब आया? लास्ट में 8 बजे, जब आप सब लोग जा रहे थे, आपको याद होगा शायद, तब सर ने कहा फिर क्लास लेने चले गए। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे क्लास थी मेरी सर। इस बार नहीं, इस बार तो नहीं आऊंगा। चलिए, नहीं नहीं, इस बार नहीं। बस इधर इधर आ जाना, अपन पढ़ेंगे और क्या, फॉर्मल्स में पढ़ेंगे अपन। चलो,
सर कार कौन से पे जाना है? चलो, उससे इंपॉर्टेंट ये है, कृष्णा मेरा एक स्टूडेंट था बेटा, वो भी थोड़ा बिजनेस में इन्वॉल्व था, मैंने उसको मना भी किया था, मतलब पास भी होना मुश्किल हुआ उसका फाइनल बोर्ड्स में। सिर्फ 2 महीने वो चीज़ को अब छोड़ दो, 2 महीने के बाद आप फुल टाइम उस बिजनेस पे ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 2 महीने डेडिकेटेडली कर लो। अब तो बेटा दिसंबर भी गया, आपके पास 2 महीने, सॉरी 2 महीने ज़्यादा बोल रहा हूँ, फेब्रवरी तो भूल जाओ, फेब्रवरी 1 महीना है, उसमें भी आधे समय आपके प्रैक्टिकल्स हैं बेटा। आपके पास बहुत कम समय है, कम नहीं है, बहुत कम है, उसमें तो जाना ही नहीं। अगर सर बोल दे ना 7 बजे तक यहाँ, तो कहना चाहिए मैं 8 बजे तक बैठूंगा। 1 महीना है, चलो नहीं किया साल भर, अभी तो कर ले। चलिए बेटा, तो यहां पे आपको ये हो गया। चलिए बेटा, अब मैं आपको 2 चीजें लिखना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे 2 पॉइंट पहले लिखते हैं फिर बात करते हैं। मुझ बेटा बस ये 2 पॉइंट और सुन लो, क्योंकि फिर भले ठीक है, फिर अब भले लाइव सुन लेना, ये 2 पॉइंट बस लिखूंगा, उसके बाद जैसे ही खत्म हो यू कैन लीव। सुनिएगा बेटा, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। यशराज मैं क्या बोला बेटा? रिसोर्स को जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिसोर्स को क्या करते हैं बेटा? एक्सट्रैक्ट करते हैं। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो, शुड रिमेन, शुड रिमेन बिलो, शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ, should remain below the rate of resource regeneration, resource regeneration। सेकेंड पॉइंट भी लिखना चाहूंगा, फिर इस पे बात करूंगा। आगे की बात करी बेटा, जनरेशन ऑफ वेस्ट, जनरेशन, जनरेशन ऑफ वेस्ट, जनरेशन ऑफ वेस्ट should remain within, should remain, should remain within, should remain within the absorption capacity, should remain below the absorption capacity, absorption capacity of the environment, of the environment। बस ये 2 लाइन बड़ी टिपिकल और थोड़ी समझने लायक, सुनिएगा बहुत ध्यान से बेटा। पहले क्या कहता है, पहली लाइन, रिसोर्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हो, रिसोर्स को क्या करते हो बेटा? एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते हो, मिनरल्स हो गया जो भी हो गया, शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। रिसोर्स रीजनरेट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। पेट्रोल या क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो वो रीजनरेट होता है, जिस रेट से वो रीजनरेट हो रहा है, और आप जो निकाल रहे हैं, आप जो निकाल रहे हैं वो कम होना चाहिए जिस रेट से वो रीजनरेट। ये सुनिएगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक दिन में वो 1 लीटर बनाता है, तो आप एक दिन में आधा लीटर एक्सट्रैक्ट करिए। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। रीजनरेट जितना कर रहा है उससे कम आप एक्सट्रैक्ट करिए। रीजनरेट मतलब वापस से आपको पैदा करके दे रहा है बेटा वो रिसोर्स, तो रिसोर्स रीजनरेशन जितना वो ज्यादा ले रहा है उससे कम आप क्या करिए बेटा? एक्सट्रैक्ट करिए। बोलो, याद रहेगा? यस सर। सर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, जो सेकंड है जनरेशन ऑफ वेस्ट। जितना वेस्ट इंसान जनरेट करता है शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। बेटा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी 1000 टन है, तो आप वेस्ट जनरेट करिए 1000 टन से कम। अगर आप करेंगे तो फुल कैपेसिटी पे भी प्रॉब्लम है, और फुल कैपेसिटी के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। कार अपन चलाते हैं तो हमेशा मैक्सिमम स्पीड पे थोड़ी ना चलाते हैं, मैक्सिमम के कम ही चलाते हैं ना। मैक्सिमम मान लो 200 120 कितनी होती होगी? कितनी होती है मैक्सिमम कार की स्पीड्स? 120, 200, 200 होती है, तो अपन कम ही चलाते हैं ना बेटा। तो बेटा तो जितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से कम होना चाहिए, जितना एब्जॉर्ब करता है बेटा उससे कम होना चाहिए। पहला आपको बोला बेटा, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। एंड सेकंड बोला, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। बोलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बोलो। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आपका कॉल है बेटा। कल तो फिर लास्ट ही है ना बेटा इंडियन इकोनॉमी। चलिए बढ़े आगे, 15-20 मिनट्स लगेगा। इजी है, अब इजी है। मेन ये जो लॉजिकल था वो ये था, कोशिश ये रहेगी। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। बढ़े आगे बेटा। बेटा यहां पे जो नेक्स्ट होता है वो है रीजन। वो क्या है बेटा? रीजन। रीजन ये चैप्टर क्योंकि बहुत आसान है तो ये स्कोरिंग चैप्टर है। सर रीजन क्या है? सर ये इन्वायरमेंट में क्राइसिस हो रहा है बेटा। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, मैं शॉर्ट में इसको लिखता हूं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मैं आज दिन क्या बता रहा हूं बेटा, इन्वायरमेंट में ये रीजन क्या है? इन्वायरमेंट में जो क्राइसिस आ रहा है, आप रोज देख रहे हो इन्वायरमेंट में क्राइसिस है बेटा। पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ते जा रही है बेटा। इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है, जमीन जितनी है ना उतनी देगी, जमीन कभी बड़ी नहीं होगी। नेचुरल रिसोर्सेज में पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो पहला रीजन क्या है बेटा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी चीज होती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है अच्छा है, आपके पास रिसोर्सेज है। पॉपुलेशन शब्द लिखा जसप्रीत, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब जो फटता है। जरूरत से 900 करोड़ के पार पहुंच रहे हैं हम लोग, 900 करोड़ तो क्रॉस कर लिए हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन, ऐसा है। दूसरा निकुंज क्या बोला? एडवेंट ऑफ, एडवेंट का मतलब होता है एडवर्स, उल्टा इंपैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बेटा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड एंड सप्लाई भी बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगा तो इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी, रोज इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ रहा है। तो एडवेंट का मतलब जिसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉल्यूशन ज्यादा होते जा रहा है। उसके बाद बेटा बहुत सारे रिसोर्सेज लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें, सारा सबका मेन क्रक्स एक ही है राजवीर, विच इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, इलिटरेसी बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, आपके जॉब पे असर पड़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन बेटा प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज कितने चाहिए? तो सारा जो रीजन है, लक्ष्य, वो क्या है? पॉपुलेशन। क्या है बेटा? पॉपुलेशन। वो क्या है बेटा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं बेटा। जो सेकंड है वो है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब जरूरत से ज्यादा, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन। आप एक्सट्रैक्ट करिए, अच्छी बात है, नेचर आपको देता ही है, नेचर आपको देता ही एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आप कौन सा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं? एक्सटेंसिव, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। क्यों हम लोगों को सारी चीजें इलेक्ट्रिक लानी पड़ी बेटा? क्योंकि बेटा इतनी ज्यादा गाड़ियां बिक रही थी, आप पेट्रोल लाओगे कहां से? लाओगे कहां से? एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल। आप जरूरत से ज्यादा क्या कर रहे हैं बेटा? रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सटेंसिव, जरूरत से ज्यादा। सर इसके बाद और क्या कर रहे हैं बेटा? बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सटिंक्शन होते जा रहे हैं। फर्क है, एक्सटेंशन मतलब गायब हो जाना, क्या बोलते हैं? प्रलुप्त, क्या वो जो प्रजाति, विलुप्त, विलुप्त। शुद्ध हिंदी थोड़ी सी कम, शुद्ध अच्छी ऐसी हिंदी बहुत अच्छी है जो शुद्ध हिंदी है। हाँ, प्रजातियां विलुप्त होते जा रही हैं। चलिए, एक दिन इकोनॉमिक्स का ऐसा जोर चढ़ा, यूपीएससी वालों को पढ़ाने चले गए कौटिल्य में। खूब अच्छी खासी पूरी क्लास भरी हुई, पढ़ाया, डिमांड विमांड सब बैठे एकदम बढ़िया, सब पढ़ाया। सर ये बताइए, क्वेश्चन उठा भीड़ से, ये बता दीजिए सर डिमांड को हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि क्राउड, मेरे को नहीं पता था उस समय, मांग कहते हैं। फिर बोला सप्लाई, बोला सप्लाई को क्या कहते हैं? पूर्ति। मैंने कहा मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा इतना हिंदी, तो इंग्लिश में आप जो बोलिए मैं सब पढ़ा सकता हूँ। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय, अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है। जीडीपी बताइए, जीडीपी, जीडीपी बताइए। पता, ऐसा होता है। कई बार वो विनय सर कंपटीशन करते हैं, हम लोग फैकल्टीज बैठते कंपटीशन करते हैं, ये अकाउंट्स में सारी टर्म्स जो रहती है ना, हम लोग को बेसिक्स तो पता है, उसमें हिंदी में वो करने का कंपटीशन सर को बहुत अच्छे से आती है।
हाँ, वो जिसका थोड़ा सा वो बैकग्राउंड टच रहा है, मृदुल सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, जो हिंदी वाला। चलिए बढ़े आगे। चलिए सर, सर नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? एक्सटेंशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं बेटा? एक्सटिंक्ट, गायब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जसप्रीत, आगे हमने जो बोला वो बेटा हम लोगों ने सबने सुना हुआ है, विच इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, आपको भी पता है बेटा, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ड्यू टू सम अदर गैसेस। और बेटा यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन, सन की जो डायरेक्ट रेज होती है, तो जो बेटा जो लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रही है, तो सन की रेज डायरेक्ट अगर यहाँ पे आएगी तो हमको स्किन कैंसर और ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद तो आपसे बात हो ही गई थी, एयर, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ये रीजन बता रहा हूं आर्यन में कि बेटा जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है उसके क्या रीजन है, बोलो, याद रहेगा? इसके बाद सर और आगे बढ़ा जाए बेटा, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट कंजम्पशन, एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। बेटा इनके स्टैंडर्ड बना दिए गए, इतना ही कंज्यूम कर सकते हैं, इतना ही प्रोडक्शन, वो सबको तोड़ना पड़ रहा है। क्यों? पॉपुलेशन की डिमांड ही इतनी है। आप सोचो बेटा, इंडिया में प्रोबेबली, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पड़ा, 160 150 सीआर के क्रॉस है। एक एक की क्या क्या डिमांड है, रोज हम कितने प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, कितनी प्रोडक्ट, डिजिटली प्रोडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हैं, बिस्किट हो गया, चाय हो गया, खाना हो गया, सब हो गया, वाटर हो गया। सोचिए एक एक की डिमांड पूरी करना, और 135 150 60 160 करोड़ वर्ल्ड पॉपुलेशन का सोच लीजिए, तो हमको प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को तोड़ना पड़ रहा है। मैं पूछा एक बार इंडस्ट्री वाले से कि कितने, पहले सुनता था 2 शिफ्ट में काम चलता है, पहले सुना था मैंने, अब वो बोलते हैं 3 शिफ्ट में काम चलता है, 8 आवर्स की 3 शिफ्ट। मैंने कहा मतलब रात भर? बोला हाँ। मैं कहा मशीन? बोला हमने एक्स्ट्रा मशीन रख के रखी, खराब हो जाए तो रिप्लेस कर। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला सर एक तो हम, बोला एक तो हम भी परेशान हैं। मैंने कहा क्यों, आपको तो बढ़िया रेवेन्यू हो रहा है। बोला सर प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं, 3 शिफ्ट में काम चल रहा है। मैंने कहा फिर इसको, बोला सर पीछे आने का सवाल ही नहीं है, आपको आगे ही बढ़ना है, मतलब आपको प्रोडक्शन को और बढ़ाना ही है, आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इतना जो अपने ब्रांड वो बढ़ लिया, अब आप नीचे होने का नहीं सोच सकते, आपने जो खड़ा कर दिया, अब आपको आगे का ही सोचना पड़ेगा कि इसको बढ़ाया कैसे जाए, आप नीचे की तरफ नहीं आ सकते। ऐसा है। सही बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक बेटा, पास्ट में क्या था? डिमांड कम होती थी, सप्लाई ज्यादा होती थी, दुकानों पे ज्यादा सामान होते थे, डिमांड कम होती थी। अभी क्या हो गया बेटा? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई आपके कम है, सप्लाई कम है। अब बेटा एक एक चीज पे आप मैं बात करना चाहूंगा, सिर्फ मैं इनकी आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा, बिकॉज दीज आर वेरी 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 इजी। ठीक है, सबसे पहले जो बेटा मैं बात करना चाहता हूं वो निकुंज जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। वो क्या है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का जो टेम्परेचर है बेटा वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेटा यहां पर कई ऐसे, ओजोन नहीं, ओजोन तो ठीक है वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, कई ऐसे गैसेस हैं जिससे बेटा, जिनके कंजम्पशन स्पेसिफिकली सीएफसी गैसेस, सीएफसी गैसेस, उसका ओजोन पे भी इंपैक्ट है और इस पे भी है, हार्मफुल गैसेस पे भी है। तो ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सर कितना बढ़ गया है बेटा? यहाँ पे बोला है 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको आप सेल्सियस में बोलिए 0.6 डिग्री सेल्सियस। बढ़ना बहुत ज्यादा होता है। आपको बताऊं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कोट कर पा रहा हूं, कहते हैं अगर 100 डिग्री कुछ होता है, मैं शायद फिगर्स में पहले ही बोल देता हूँ, फिगर्स में 100 डिग्री अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी स्किन जलने लगती है। 300 अगर डिग्री हो जाता है, 300 डिग्री, तो हमारा बिल्कुल मतलब स्किन पूरी निकल जाएगी और वो जाएगा। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 5200 डिग्री सेल्सियस था जब वो नीचे गिरा था, कितनी तेज स्पीड से गिरा था। कहते उसमें बोले ना, पुर्जे पुर्ज कुछ मिला ही नहीं, पहचान में ही नहीं आए, ऐसे जल गए, खत्म हो जाते हैं मतलब उसमें। यहाँ 5200 था, यहाँ 3000 था। मैं बोला फिगर मैंने सुना एग्जैक्ट है बट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नवंबर में जब कॉन्फ्रेंस में गया था तब बताया था। मिले ही नहीं लोगों को, जो बोला था ना आखिरी में एक भगवत गीता मिली, लोग तो मिले ही नहीं, लेकिन वो बहुत चला था कि वो हुआ था। तो ऐसा हुआ है। हाँ वो तो कर्म अच्छे करो तो सब हो जाता है। चलो, वहां पे काम आते हैं आपके अच्छे कर्म, जो आपने अच्छे करे हैं। पढ़े? अरे बोलो। चलिए,
तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आपके टेम्परेचर को वो बढ़ाना। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा विच इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन या ओजोन लेयर डिप्लीशन। बेटा एक ओजोन लेयर है जो सन की डायरेक्ट रेज, सन की जो डायरेक्ट रेज आती है हम डायरेक्ट रेज नहीं लेते हैं, एक लेयर बनी हुई है बेटा, धीरे धीरे वो डिप्लीट होते जा रही है। जब वो डिप्लीट हो गई डायरेक्ट सन की रेज आई विच आर वेरी हार्मफुल, विच आर वेरी हार्मफुल। ठीक है बेटा, इसी को करते हुए एक सबसे बड़ा एक ट्रीटी बनी बेटा। इस ट्रीटी को बेटा बहुत अच्छे से देखा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बना बेटा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कुछ कंट्रीज ने मिलकर बेटा, जो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कुछ कंट्रीज ने बेटा आपस में ट्रीटी करी और कहा हम सीएफसी गैसेस को कम यूज करेंगे। कुछ कंट्रीज मिल गई और उन्होंने कहा कि हम पक्का करते हैं, क्योंकि बेटा इससे हर एक को इम्पैक्ट है। सीएफसी गैसेस एसी और इस सब में बहुत ज्यादा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी गैसेस वो है, द करेक्ट इज क्लोरोफ्लोरो है, फ्लोरो है, अपन फ्लोरो बोल देते हैं, इट्स फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बेटा वो एसी में भी होता है, कार की एसी में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, जिसमें आपकी गैस है और वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए मैंने अभी तक अपने घर में एसीज नहीं लगवाए, हाई स्पीड कूलर्स लगवाए जो एसी जैसा काम करते हैं, आज तक एसी नहीं लगाया, नहीं लगवाया। सीएफसी गैसेज इज वेरी हार्मफुल, कहते हैं वो बोन के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बोन्स जो बहुत ज्यादा एसी में रहता है, बहुत ज्यादा पूरे ऑल टाइम, बोन्स वीक पड़ने लगता है, बहुत ज्यादा अति में करता है। एक पर्सन की तो इससे ओवर कंजम्पशन से डेथ भी हुई है। घर पे पूरा एसी, पूरा आपका ड्राइंग रूम से लेकर उसका भी एसी, कार में जाता था एक्सरसाइज करने जिम तो कार में भी एसी, जिम में जाता था तो भी जिम वाले एसी, जिम आजकल होते ही हैं जो अच्छे खासे आपके जिम है, तो वो वहाँ एसी, वापस आता था फिर रेडी होकर ऑफिस जाता था, ऑल टाइम एसी में रहना। उसके धीरे धीरे पता पड़ा उसका ऐसा हुआ था, बोन्स उसकी गलने लगी अंदर से। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ फ्रेश एयर भी तो लाइफ में, वो आर्टिफिशियली अपनी एयर चल रही है, फ्रेश एयर भी तो हो। इसलिए कहते हैं अर्ली मॉर्निंग हाफ एन आवर वॉक तो होना ही चाहिए। भले आप लेक्चर लगा के वॉक कर लीजिए, लेकिन वॉक होना चाहिए फ्रेश एयर में। प्रोबेबली 6-6:30 तक आपका वॉक हो जाना चाहिए। चलिए बढ़े आगे। तो उन्होंने कहा था ठीक है सर, इसके बाद नेक्स्ट एक एक उसकी बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जल्दी चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। आप भी जानते हैं बेटा, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जिसमें क्वालिटी ऑफ सॉइल धीरे 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 गिरता जाता है, लैंड की जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज व्हाट? डिफॉरेस्टेशन। अगेन द सेम वर्ड, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो बेटा उससे भी द स्केल, लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर एग्जीक्यूटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्यों कट डाउन करते हैं बेटा? क्योंकि हमको कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आना है। क्या लेकर आना है? डेवलपमेंट। कोई रेसिडेंसी बनानी है या कोई भी मेट्रो आ रहा है, उसकी वजह से बेटा फॉरेस्ट को काटना, कृष्णा उसको क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट जो बात करेंगे बेटा वो किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं बेटा, द टॉपमोस्ट क्वालिटी ऑफ जो सरफेस ऑफ सॉइल होता है बेटा वो वॉश अवे हो जाता है एक्सेसिव रेन से या ज्यादा फ्लड से या हाई स्पीड एयर से। तो बेटा उसकी वजह से क्या हो जाता है? टॉप लेयर चले जाता है, और टॉप लेयर बड़ी क्रूशियल होती है, फर्टिलिटी उसी से होती है। नीचे के भी अपना अपना है। आपको साइंस का 8th क्लास में चैप्टर पढ़ाया था क्वालिटी ऑफ, मुझे आज भी याद है, ऐसे करके था कि टॉपमोस्ट सॉइल को ये बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे ह्यूमस का पता है, ह्यूमस। उसके अलावा सब भूल गया। क्रस्ट, फिर एक ह्यूमस भी होता है, लास्ट को ह्यूमस बोलते हैं। बीच में सबसे नीचे क्या होता है? ये क्वालिटी ऑफ सॉइल की बात हो रही है, लक्ष्य जमीन की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की इक्वलिटी। जैसे कहते हैं ना अपनी लेयर्स होती है स्किन की, कितनी 7, कितनी 4, कितनी एग्जैक्टली 7। और जो कहते हैं जो कोई भी जैसे टैटू वगैरह बनाते हैं वो 3 लेयर्स तक जाता है, 3 लेयर्स तक ऐसा होता है। चलिए बढ़े उस आगे बढ़े। यस सर, सॉइल इरोजन बता दिया। नेक्स्ट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस। नेक्स्ट क्या है बेटा? बायोडाइवर्सिटी लॉस। आपको भी पता है बेटा, एक आपने बायोसाइकिल दिखी होगी, प्लांट उससे जुड़े एनिमल्स, एनिमल से फिर हम ऐसे पूरा देखा होगा, धीरे धीरे उसका लॉस होते जा रहा है। लॉस कहीं ऐसे जैसे आपने सुना होगा पोलर एरिया, मतलब वो ठंड वाले एरियाज में जो पोलर बियर्स हैं धीरे धीरे वो भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, पोलर बियर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। द नेक्स्ट इज कॉल्ड
वाटर पॉल्यूशन, मैंने इसके डेफिनेशन आपको बता दी थी बेटा। एक बार आप इसको जो कीवर्ड्स हैं वो जरूर देखिएगा कि वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, जो स्टीम्स होती हैं वो डिसॉल्व होती हैं और बेटा सस्पेंडेड इन वाटर, वाटर में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसको राजवीर क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा, वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट जो बात करी बेटा, वो बात करी एयर पॉल्यूशन इन सच कॉन्सेंट्रेशन दैट इज हार्मफुल टू मेन एंड एनवायरमेंट, इसकी बात करी। ठीक है, इसको ठीक कैसे करेंगे वो बेटा आप जानते हैं, सीएनजी गैसेस या कुछ अच्छे गैसेस करें, इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करें और इको फ्रेंडली टेक्निक करें, ये आप सब मन से इसको लिख सकते हैं। सर इसका एक पॉल्यूशन बोर्ड है जिसको कहते हैं सीपीसीबी। क्या कहते हैं बेटा, सीपीसीबी एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है बेटा। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये कब निकला 1974 में। इसका काम क्या होगा बिना देखे करते हैं, लोगों में अवेयरनेस लाना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, जो तोड़े उसके ऊपर पेनल्टी लगाना, इनकी रिपोर्ट लेना, इनको मॉनिटर करना, इसको ऊपर से सुपरवाइज करना, खत्म। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या बोला भव्य, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली में है, दिल्ली में इसका ऑफिस है। बोलो, सेंट्रल पॉल्यूशन, सेंट्रल नाम है, पॉल्यूशन है, कंट्रोल है, बोर्ड है। आपने कभी बड़े बड़े चौराहों पे देखा होगा ब्लैक कलर की एक स्क्रीन होती है, देखा है कि नहीं देखा है, उस पर रोज के पॉल्यूशन के फिगर्स आते हैं, AQI और ये सब आता है, सब जगह है, जो जितने बड़े बड़े चौराहे सब पर है, उसमें AQI होता है। कहते हैं अभी जो AQI होगा प्रोबेबली, देखिए जरा, आपके सबको एक एक्टिविटी देते हैं, लिखिए प्रेजेंट AQI इन इंदौर, प्रेजेंट AQI इन इंदौर, टैब पे भी आ जाएगा। प्रेजेंट AQI इन इंदौर कितना आ रहा है, भव्य को एक बोला कि प्रेजेंट AQI चेक करने के लिए, प्रेजेंट AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, 122, बड़ा हार्मफुल है यार। और सही बता रहे हैं 152, अरे ये तो और एग्जैक्ट बताइए ना, 120 मान लीजिए, 134 है, ठीक है 134 मान लेते हैं। पुअर क्वालिटी उसमें बता भी रहा होगा क्या क्वालिटी है, ये भी आपको बता रहा होगा पुअर क्वालिटी। कहते हैं सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक जो AQI होता है वो 50 के बिलो होता है, विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, उसको कभी कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम है, उसमें वॉक करते हैं। तो इस समय दिल्ली में ऑल टाइम 300 AQI चलता है, 300 AQI, लोग मास्क चला के करते हैं। इसलिए कहते हैं जो अच्छा AQI हो ना 50 से कम सुबह सुबह, तो थोड़ा वॉक करो, थोड़ी ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको कल भी बताया जाता, फिर रिपीट हो रहा है। इस तरीके से अपने आप को यूज करिए कि बेटा जिससे क्या हो पाए, फ्यूचर जनरेशन बेनिफिट हो पाए। ठीक, आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर होता है आपका खत्म। कल मुलाकात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 8, द कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी भेज देते हैं।